हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 टू 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद, कुछ वीडियोस देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का गोल्ड सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर के आते हैं पूरे पाठ्यक्रम की, पूरे सब्जेक्ट्स की निशुल्क सुविधा, पूरे निशुल्क वीडियोस। तो आज हम इस सिलसिले में आगे बढ़ाए हैं और हम आज से चर्चा कर रहे हैं अपने पुराने वर्षों में आए हुए प्रश्न पत्रों की। जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैनल आपको प्रोवाइड करता है सभी बोर्ड्स के लिए कंटेंट्स। मतलब आप यूपी बोर्ड से हो, आप बिहार बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड से हो, किसी भी स्टेट बोर्ड से हो आप, या फिर आप सीबीएसई से हो, आप सभी के लिए हम पूरे कंटेंट्स प्रिपेयर करते हैं और सभी कंटेंट्स आप तक पहुंचाते हैं। तो इस सिलसिले में हमारी टीम आपके साथ में बनी हुई है अलग अलग विषयों के साथ में, और आप अपने अलग अलग विषयों को सीख रहे हैं। तो जैसा कि आपको और हम पर है विश्वास, हमें आप पर है पूर्ण विश्वास, तो हम जरूर होंगे कामयाब। इसी बात से शुरू करते हैं हम आज के सेशन की। तो पहले बात कर ली जाए कि आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं। तो भाई आज के सेशन में हम करने वाले हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड, यूपी बोर्ड के पुराने वर्षों में आए हुए प्रश्न पत्रों को, उन्हीं की चर्चा करेंगे, उनके ही क्वेश्चंस हम उठाएंगे। लेकिन ये हमारा प्रश्न पत्र का जो चर्चा है ये विषयवार है। मतलब हम ऐसा कह लें कि हमारे पास जो हम जैसा कि मिलते हैं अपने भौतिकी के साथ में, और हमारा जो एग्जाम होता है वो होता है साइंस का, विज्ञान का हमारा प्रश्न पत्र आता है। तो इसमें से जो हमारा भौतिकी का सेक्शन होता है, जो भौतिकी के पोर्शंस होते हैं, जो हमारा खंड अ आता है, हमें पता है कि हमारे जो पेपर होते हैं उसमें 3 खंडों में पेपर आते हैं, और तीनों खंडों में से सबसे पहला खंड जो है वो होता है हमारा भौतिकी का। और वेटेज के अकॉर्डिंगली भी जो हमारा भौतिकी है वो ज्यादा मार्क्स के लिए कवर होती है। तो हमने इसको पूरा स्प्लिट अप किया हुआ है आपके लिए विषयवार। मतलब हम सिर्फ भौतिकी को देखेंगे और विषय से भी चैप्टर के अकॉर्डिंग। चैप्टर के अकॉर्डिंग क्यों भाई? तो चैप्टर के अकॉर्डिंग अगर आपके पास में ये चीज आएगी तो आप एक एक चैप्टर को बिल्कुल कंठस्थीकरण करते चले जाएंगे। आपको जैसा कि हमने डिस्कस किया हुआ है कि आपको सब कुछ आपके फिंगर टिप्स पे याद करवा जाएंगे। तो भाई इसके लिए आपको हमारे जो वन शॉट वीडियोस हैं, जो कॉन्सेप्ट वीडियोस हैं इन चैप्टर्स के, उसके ऊपर जरूर विजिट कीजिए। और वो अगर आपका प्रिपेयर हो चुका है, होपफुली बिल्कुल आपका प्रिपेयर हो चुका है, क्योंकि हम परीक्षा के दौरान हैं और इस समय हमने सब कुछ, सारा कंटेंट देख लिया हुआ है। अब तो सिर्फ बारी इस बात की है कि हमको जरा जल्दी से प्रश्न दिखा दिए जाएं कि इस चैप्टर से, मतलब जो हमारा चैप्टर है विद्युत चैप्टर से पुराने सालों में जो हमसे आगे वर्षों में जिन्होंने परीक्षा अटेम्प्ट किया, उन्होंने किस तरीके को क्वेश्चंस को फेस किया था। तो एक बार अगर हम भी देख लें तो जरा हम भी तो अंदाजा लगा लें कि हम अगर उस पेपर में सम्मिलित हुए होते तो हमारे कितने मार्क्स आते। या कुछ यूं कहूं कि इसी तरीके के कुछ पैटर्न पे क्वेश्चंस इस वर्ष, जिस वर्ष हम ये पेपर दे रहे हैं, इस वर्ष भी हमको देखने को मिलेंगे, तो हमारे कितने ज्यादा मार्क्स बूस्ट हो जाएंगे। तो चूंकि आप हमारे साथ बने हुए हैं तो बिल्कुल देरी नहीं करते हैं, हम शुरू कर लेते हैं अपने विज्ञान के यूपी बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले, जैसा कि आपको पता है, हमारे फॉर्मेट्स जो होते हैं, ऑब्जेक्टिव होता है, अति लघु उत्तरीय होता है, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। तो हम तीनों ही चीजों की चर्चा करने वाले हैं इस सेशन में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने एमसीक्यूज की, जिसमें आपको एक क्वेश्चन और उसके साथ में कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो ऑप्शंस को देखते के साथ ही हमें आंसर बिल्कुल क्लिक हो जाता है, क्योंकि हमने कर रखा है पूरे चैप्टर की पूरी तैयारी मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। तो चलिए भाई, आपके पास में भी एक छोटा सा काम है। वो काम यह है कि जैसे ही यहां पे क्वेश्चन फ्लैश हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर टाइप करते चले जाइए, ताकि हमें भी तो पता चले कि आपने कितना बेहतर तैयारी की हुई है। आपके लिए और हमें किस प्रकार से तैयारी करानी है और क्या चीजें हमें आपके लिए पुटअप करनी है, इस बात की हमको जानकारी तभी लगेगी जब आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स लिखते जाएंगे। हमें भी तो पता चल जाए कि आपने हमसे कितना कुछ सीखा है और आपकी तैयारी कितनी पूर्ण हो चुकी है। तो चलिए भाई, सबसे पहले प्रश्न पे आते हैं, प्रतिरोध का मात्रक क्या है?
तो भाई जैसा कि आपको पता है विद्युत जो चैप्टर है इसका जो मेन इंट्रोडक्शन ही है, मतलब ऐसा कहूं कि ये जो चैप्टर पहचाना जाता है वो पहचाना ही जाता है इस प्रतिरोध वर्ड के लिए। इस चैप्टर की पूरी पहचान ही है ये प्रतिरोध। किस प्रकार से कहते हैं कि भाई प्रतिरोध इस चैप्टर की पहचान है, तो ये चैप्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ओम। ओम के नियम पे ही ये पूरा चैप्टर कहीं ना कहीं आधारित है, वही ना कहीं घूम रहा है। तो भाई चलिए शुरू कर लेते हैं। प्रतिरोध का मात्रक कौन है भाई? तो प्रतिरोध का मात्रक होता है क्या? ओम। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है भाई? ओम। कैसे पता? तो भाई ये ओम ने दिया था, इसीलिए उनके नाम पे ही इसकी इकाई हमने रख दी क्या? ओम। चलिए तो भाई बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 2। और भाई जो भी लोग आंसर कर रहे हैं और सही कर रहे हैं तो उनके लिए थैंक यू, और जिनको भाई नहीं बन पा रही है तो आपको भी घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप हमारे वीडियोस को देखते चलिए, हम पूरी तैयारी आपकी कंप्लीट करा लेंगे। चलिए 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल से सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, तो सेल से प्राप्त धारा की अधिकतम मान क्या होगा? मतलब धारा निकालना है कि सेल से कितना होगा। तो सबसे पहले थोड़े बहुत इसके कॉन्सेप्ट्स की भी चर्चा करते चलते हैं, ताकि कॉन्सेप्ट जितनी बार रिपीट होते चले जाएंगे ना उतना ही मजेदार होता जाएगा हमारे लिए। चूंकि हमको आ चुका है तो रिपीट लग रहा है, रिपीट लग रहा है तो वो चीज बिल्कुल पुख्ता होती चली जा रही है, बिल्कुल फिक्स होती चली जा रही है हमारे सामने। तो इसलिए हम इसको बार बार रिपीट करने से घबराएंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारी तैयारी और ही ज्यादा ऐसा कह सकते हैं कि फिक्स होती चली जा रही है। तो चलिए भाई हम शुरू करते हैं। 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल है ना, तो जैसे ही मुझे इकाई दिखती है वोल्ट, इसका मतलब मैं समझ जाता हूं कि यह मुझे दिया गया है क्या? विभवांतर, या फिर कह लूं क्या? विद्युत वाहक बल। जब सेल के केस में आएगा तो वो चीज हो जाती है विद्युत वाहक बल। और यही चीज किसी सर्किटरी में लगी होती, मतलब किसी सर्किट में लगा होता, विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा होता, तो उसको कहते हैं हम क्या? विभवांतर। और जब वो ओपन है तो विद्युत वाहक बल। क्या होता है दोनों में अंतर? अगर मैंने इन दोनों टर्मिनल से, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल आप सभी ने देखी है, तो जब ये खुली अवस्था में रखी है तो ये विभवांतर ना कहला के कहलाती है विद्युत वाहक बल। और जब मैं इसको किसी सर्किट में लगा दूंगा, सपोज मैंने किस तरीके की सर्किट बना ली, यहां पे एक स्विच भी बना लेते हैं। चलिए यहां पे हमने एक स्विच भी बना लिया, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, यहां पे हमने एक बल्ब लगा लिया और इसको उठा करके इसके नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। तो अभी अगर ये स्विच ओपन है तो ये क्या है भाई? तो ये विद्युत वाहक बल। और जैसे ही मैंने इसको क्लोज कर दिया, ये क्या बन गया? ये विभवांतर। या फिर कुछ यूं कहूं कि ये यहां पे जो दोनों टर्मिनल्स, जो ये बल्ब के दोनों टर्मिनल्स होंगी, इन दोनों के डिफरेंस को अगर नापेंगे, दोनों के तरफ हम नापेंगे विभव के अंतर को, तो उसको कहेंगे क्या? विभवांतर। यहां पे जो मिलेगा उसको कहेंगे हम विभवांतर। अदरवाइज इसको क्या कहेंगे? तो अदरवाइज इसको कहेंगे हम विद्युत वाहक बल। अच्छा भाई, तो हमें जो गिवन है हम जरा उसकी बात कर लें। वोल्ट जैसे ही दिखा मतलब वो विभवांतर है, या फिर आप चाहें विद्युत वाहक बल की बात करें, मतलब क्या भाई? ये V हो गया कितना? 1.5 वोल्ट। अच्छा, आंतरिक प्रतिरोध तो स्मॉल r की वैल्यू दी है 3 ओम। तो सेल से प्राप्त अधिकतम धारा, मतलब आपसे पूछा जा रहा भाई I, इसका क्या मतलब होता है? इसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? तो एक बात समझिए, सबसे पहली बात कर लेते हैं हम इस शब्द की, आंतरिक प्रतिरोध की। यह आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? तो भाई सीधी सिंपल सी बात, यह बैटरी है ना, ये एक सेल है, आप सभी ने देखी है। ये किसी न किसी मटेरियल से बना होगा, है ना, इसमें कुछ मटेरियल्स यूज किए जाएंगे। तो जो भी मटेरियल इसको बनाने के लिए यूज किया गया है, वो मटेरियल कुछ ना कुछ तो प्रतिरोधकता देगा ना। कोई से भी मटेरियल यूज करेंगे तो उसका प्रतिरोधक की वैल्यू शून्य तो नहीं हो सकती, मतलब वो अति चालक तो कभी नहीं हो सकता ना। वो चालक है ना, चालक है मतलब उसका एक प्रतिरोध फिक्स है, उसका प्रतिरोध होगा ही होगा। भले आप ये कहें कि न्यूनतम होगा, लेकिन बिना प्रतिरोध के नहीं हो सकता। अर्थात ये जो सेल है, इसके अंदर जो मटेरियल यूज हुआ है, वो मटेरियल जो प्रतिरोधकता शो करेगा, उसी को कहते हैं हम क्या? आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस। भाई ये इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक का मतलब क्या हुआ? बैटरी, वो सेल खुद के ही अंदर प्रयुक्त हुए मटेरियल के कारण जो प्रतिरोधकता दे रही है, दैट इज कॉल्ड आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, कितना है भाई? वो 3 ओम।
अब पूछा जा रहा है कि ये अब बैटरी तो बना ली, बैटरी बनाने में मटेरियल यूज किया, उस मटेरियल ने भी हमको 3 ओम का क्या दे दिया, प्रतिरोधक दे दिया। तो भाई अब ये बैटरी कितनी ज्यादा धारा दे सकती है? तो सिंपल सी बात है ना, ये प्रतिरोध है, नॉर्मली जो प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध होता था उसी तरीके से। तो एक फॉर्मूला है, उसकी हम बात कर लेते हैं, जैसा कि आपको हमने सिखाया अभी है इसको, कि भाई धारा इज इक्वल्स टू क्या होता है। अगर अपन छोटी सी अगर बात कर लेते हैं ओम्स लॉ से भी, ओम के नियम से भी, तो ओम के नियम को मैं इधर जरा एक्सप्लेन करता हूं आपको। ओम कौन थे भैया? तो ओम वीर थे। ओम कौन थे? ओम वीर थे। वीर मतलब क्या? V इक्वल्स टू आई आर, ये याद कराया हुआ है मैंने आपको, V इक्वल्स टू आई आर। तो भैया यहां से क्या मिल जाएगा? तो आप कहेंगे I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर। अब ये क्या था? विभवांतर बट्टा प्रतिरोध। मेरे कुछ सुर बदल गए यहां पे, मेरे सुर कुछ यूं बदले कि इन्होंने ये कहा था कि भाई मुझे तो बताओ क्या विद्युत वाहक बल के साथ, तो मैं ऊपर जो विभवांतर लिखा है वहां पे लिख लेता हूं विद्युत वाहक बल। जनरली आपको पेपर में भी ये चीज ऐसी देखने को मिल जाएगी, इसको वी वा ब ऐसा करके लिखता है, विद्युत वाहक बल। अच्छा, नीचे क्या है भाई? तो प्रतिरोध। तो अब प्रतिरोध 2 हो गए, एक आंतरिक और एक बाह्य। तो इसीलिए यहां पे क्या लिखना शुरू करते हैं? अपॉन आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध। 2 चीजें आ जाती हैं, एक आंतरिक प्रतिरोध और एक आ जाएगी बाह्य प्रतिरोध। अर्थात अगर इन फॉर्मूले में अगर इसको पुटअप करके लिखूं, जो कि आपको ज्यादा समय तक याद रह जाए, तो कुछ नहीं, विद्युत वाहक बल को कैपिटल ई से डिनोट करते हैं और आंतरिक प्रतिरोध को जनरली स्मॉल आर और बाह्य प्रतिरोध को कैपिटल आर। अब भैया समझिए, ये कैपिटल आर की इन्होंने कुछ चर्चा ही नहीं करी है, तो मैं ऐसा कह लेता हूं कि भाई बाह्य प्रतिरोध मान लेता हूं 0, होगा नहीं मुझे पता है, लेकिन मान लिया 0। अब क्या कर दे? तो आप कहेंगे भाई तो ठीक है ना, I इज इक्वल्स टू, अब जो वैल्यूज गिवन है वो सब उठा के रख देते हैं। तो E की वैल्यू कितनी गिवन है भाई? तो आप कहेंगे 1.5, ये E की वैल्यू। अब नीचे ये R तो 0 हो चुका है, ये स्मॉल r की वैल्यू कितनी भाई? तो स्मॉल r की वैल्यू है 3। कैंसिल कीजिए, 1.5 का क्या मतलब होता है भाई? 1.5, और 3 क्या होता है? उसका दुगना। 1.5 का 3 कितने बार में कर जाएगा? 2 बार में। तो कितना हो गया? 1/2। या यूं कह लूं इसी बात को, तो मैं इसको कह सकता हूं क्या? 0.5 एम्पियर। क्यों लिखा भैया एम्पियर? क्योंकि एम्पियर जो है वो विद्युत धारा की इकाई है। तो चलिए हमारा आंसर आ चुका है भाई 0.5 एम्पियर, सही है। चलिए, तो भाई हम जो है अभी ये जो पूरे सेशन में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, आपको ऐसा लगे नहीं कि भाई इतना सारा कुछ करके आंसर आएगा क्या? तो नहीं भाई, आपको तो मैं याद करा चुका हूं ना, सीधे आपको ये वैल्यू देखते के साथ ही ये सब कुछ नहीं लिखना, सीधे दिमाग से क्लिक हो जाता है। अच्छा ठीक है, V कितना 1.5, 3 कितना हो गया भैया? R, तो कितना होता है? V अपॉन R, मतलब 1/2, 0.5 आंसर। ये सब इतना तो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अभी एग्जाम की प्रिपरेशन मोड पे हैं, हम अभी अपने परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं। तो तैयारियां कर रहे हैं तो भाई ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट हमारे रिपीट हो, याद हो, कंठस्थ होते जाए, बस इस बात के लिए हम इतनी सारी मेहनत करते चले सारे। तो चलिए भैया, जब क्या होता है ना कि जब एक ही चीज बार बार हमारी आंखों के सामने से गुजरती है तो हमको वो चीज बहुत ज्यादा समय तक याद रह जाती है। इसलिए मैं आपके लिए इतनी सारी मेहनत करे चले जा रहा हूं ताकि आपके नंबर कहीं से भी थोड़े से भी कम ना हो। चलिए बढ़े क्या अपन प्रश्न संख्या 3 पे। तो भैया जैसा कि आंसर करने के लिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप नीचे कमेंट्स में आंसर करते चलिए, तो बिल्कुल करते जाइए आंसर। 3rd का आंसर कीजिए भाई, देख करके आंसर बन गया होगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक भाई अभी तो करके आ रहे हैं क्या? एम्पियर, है ना? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। भाई इन्होंने ही दी थी, इनके सरनेम पे रख दिया। ये बहुत सारे लोग, बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे रहे जिनके कह सकते हैं रिस्पेक्ट में, है ना, उनको आदर देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए, चूंकि इन्होंने इतनी मेहनत करी, ये रिलेशनशिप निकाला, तो उन्हीं के नाम पे उठा करके इसकी इकाई भी लिखी जाती रही है। चलिए तो बढ़ जाते हैं भाई प्रश्न संख्या 4। किसी धातु के तार में वैद्युत धारा का प्रवाह होता है ना, मतलब धातु का कोई तार है, उसमें विद्युत धारा का जो प्रवाह होना है वो प्रवाह किसके कारण होना है? भाई मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, प्रोटॉन, आयन, न्यूट्रॉन, किसके द्वारा? तो चलिए हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। तो पहले तो बात करते हैं हम नीचे से, न्यूट्रॉन। भैया न्यूट्रॉन के द्वारा हो सकता है क्या? न्यूट्रॉन कहां होता है? आप अगर इस तरीके का एक स्ट्रक्चर देखें तो ये अंदर यहां पे बिल्कुल नाभिक में बना हुआ है क्या? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नाभिक में क्या रखे होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और ये बाहर के ऑर्बिट में क्या चक्कर लगा रहे होते हैं? तो बाहर के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन।
अब भाई हमारी विद्युत धारा को लेके कौन जाएगा? क्या ये अंदर वाले? तो कहेंगे नहीं भैया ये अंदर है, इसको बाहर करने में तो बहुत सारा हमारा एनर्जी खर्च हो जाएगा। जिसमें से मैं न्यूट्रॉन की बात करूं तो ये तो न्यूट्रल होता है। ये कैसा होता है भाई? न्यूट्रल। और विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा जो है ये क्या होती है? आवेशों की सतत प्रवाह है। विद्युत धारा की डेफिनेशन क्या है? आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो ये तो आवेशों की सतत प्रवाह है। इधर कह रहा है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, बात ही खत्म हो गई। अगली बात कहते हैं आयंस। तो नहीं भैया, आयंस का मतलब क्या होता है कि अगर कोई, जैसे अगर अपन बात कर लेते हैं ऐसा, है ना, ये एक तरीके का कंपाउंड है, अब ये क्या हो गया भाई? टूट गया, तो ये बन गई Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो ये हो गया आयंस। क्या ऐसा होता है क्या किसी चालक में? जब ये बात किसकी करे भाई? किसी धातु के तार। धातु के तार का मतलब क्या हो गया? एक ही मटेरियल होगा, एक ही मटेरियल, जैसे मान लीजिए कॉपर हो गया, है ना, या फिर अपना एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, आयरन हो गया। तो इनकी अगर हम बात करते हैं तो इनमें से जब हमको करंट पास करनी है तो क्या ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बन पाएगा क्या? तो कहेंगे नहीं भैया ये कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता, ये सिंगल होंगे। सिंगल होंगे तो फिर भैया आयनों की बात खत्म होगी। अगली बात आती है फिर प्रोटॉन। तो भैया यहां पे तो समझ में आता है ये जो प्रोटॉन है ना, ये कैसे होते हैं? ये पॉजिटिवली चार्ज को तो डिनोट करते हैं, लेकिन ये होते कहां है? नाभिक में। तो नाभिक में से निकालना ज्यादा मेहनत का काम है बजाय कि बाहर से। एक बात समझिए, ऐसा हो गया हमारा, इसको मैं मान लेता हूं न्यूट्रॉन, इसके जस्ट बाजू में हो गया प्रोटॉन। कलर चेंज कर देता हूं मैं प्रोटॉन का, ये हो गया भैया हमारा प्रोटॉन। और ये बाहर साइड में ये रिवॉल्व होने के लिए ये ऑर्बिट्स बनाए और इन ऑर्बिट्स में भर दिए भैया इलेक्ट्रॉन। ये एक स्पिन इधर, एक इधर, ये मान लीजिए एक इधर एक इधर, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, आखिरी ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन। अब एक बात बताइए, ये दोनों ज्यादा शक्तिशाली बंध के साथ में जुड़े होंगे, ज्यादा फोर्स लगेगा, और ये जो है बाहर साइड में खुला घूम रहा है बिल्कुल। तो काम कराने के लिए कौन सा व्यक्ति आसान है? जो पहले से ही किसी जॉब में किसी जगह पे फिक्स है वो, या पहले से ही जो संपन्न है वो, या जो बिल्कुल फ्री फोकट घूम रहा है वो? तो आप कहेंगे भैया जो फ्री फोकट घूम रहा है वो। तो फ्री फोकट कौन घूम रहा है? वो जो बाहर साइड में रखा है। वो कौन कहलाता है? तो वो कहलाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। यह कहलाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान में रखेंगे कि क्या होता है भाई, किसी धातु के तार में वैद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। चलिए बढ़ता हूं मैं अपने अगले प्रश्न संख्या 5 पे। यहां पे बात हो रही है आपके घर की टीवी में एक एलईडी इंडिकेटर लगा है ना। जनरली घर में जो टीवी लगी होती है उसमें क्या होता है कि एलईडी इंडिकेटर लगा होता है, वो लाल कलर का जो जल रहा होता है, जिससे आपको पता चलता है कि भाई यहां टीवी में पावर है, ठीक है, मतलब टीवी में करंट जा रही है। चलिए इंडिकेटर लगा है जो 0.7 वोल्ट और 10 मिली एम्पियर पर कार्य करता है। इसकी शक्ति क्या होगी? तो भाई पहले तो डेटा लिखते हैं हम। V जैसे ही वोल्ट दिखा, इसका मतलब क्या हो गया? ये हो गया V इज इक्वल्स टू 0.7 वोल्ट, 0.75 वोल्ट। अच्छा, मिली एम्पियर, एम्पियर मतलब करंट, तो मतलब ये I हो गया। I कितना हो गया भैया? 100 मिली एम्पियर। अब ये मिली दिया हुआ है ना, इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई? एम्पियर। तो मिली से एम्पियर में जाने के लिए क्या करेंगे? तो इसको कर देता हूं मैं 100 डिवाइडेड बाय 1000 एम्पियर। ये हो गया एम्पियर में। अब बात किसकी आ रही है भाई? तो अब आ रही है इसकी बात कि इसकी शक्ति क्या होगी, है ना। जैसे कि आप आंसर यहां पे देख पा रहे हैं, तो इसकी शक्ति हमको कैलकुलेट करनी है। तो शक्ति कैसे कैलकुलेट करें? तो हमको पता है पावरफुल कौन होता है? VIP। VI इज इक्वल्स टू P। उल्टा पढ़ेंगे, VI इज इक्वल्स टू P, VIP, है ना, यही तो लिखा है। आप चाहे तो ऐसा लिख लीजिए, VI इज इक्वल्स टू P। V मतलब क्या भाई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, विद्युत विभव। I मतलब क्या भाई? विद्युत धारा। और P मतलब क्या? पावर, शक्ति। तो ये हो गया भैया शक्ति बराबर धारा इनटू विभव। तो काम करिए, धारा कितना? तो धारा दे दिया भैया 100/1000। अच्छा, विभव कितना? तो 0.75। अब क्या कर दें? तो अब हम उठा करके ये 2 जीरो से ये 2 जीरो को कैंसिल कर देते हैं। एक जीरो को अगर आप इधर ले आते हैं डिवाइड करके, तो ये कितना हो जाएगा? 0.075, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्या? वोल्ट। अब हमको चूंकि लिखना है किसमें? हमको लिखना है, अच्छा शक्ति वॉट, ठीक है, हमको लिखना है किसमें भाई? तो हमको लिखना है मिली में। ये सब मिली में दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, उसको चेंज कर लेते हैं। चेंज कैसे होगा भाई? तो 3 डिजिट आगे बढ़ा दीजिए। 3 डिजिट आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा?
पॉइंट 3 डिजिट आगे बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा भाई? क्योंकि वॉट से मिली में जा रहे, तो भाई कितना हो जाएगा 75 मिली वॉट। ठीक है, चलिए, तो ये आपको समझ में आया होगा। आप चाहे तो भैया अपने सॉल्यूशंस के लिए इन सब वीडियोस में आप पॉज लगाइए और इसके स्क्रीनशॉट्स रखते जाइए। वैसे तो आपको बन रहे होंगे, है ना, इसकी कोई जरूरत पड़ नहीं रही होगी, बट स्टिल फर्दर आगे के लिए आप ऐसा काम कर सकते हैं भाई। चलिए बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न संख्या 6 पर। ओम के नियम के अनुसार विभवांतर तथा धारा के बीच का ग्राफ क्या होगा? ओम के नियम के अनुसार जो विभवांतर और धारा के बीच का ग्राफ, तो उन्होंने क्या कहता भाई, V प्रोपोर्शनल टू I, विभव समानुपाती धारा, और इस पे इक्वल्स टू का साइन लगाया था और एक प्रतिरोधक आया था कांस्टेंट। तो ये किसका इक्वेशन है? ये कुछ ऐसी नहीं दिख रही है, ये इक्वेशन जो दिख रही है ये ऐसी दिख रही है भाई। यहां पर C का मान कितना हो गया? 0, मतलब कांस्टेंट वाला पार्ट खत्म हो गया। ठीक है, I कहां रखा हुआ है? तो I आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है ग्राफ में। I कहां रखा हुआ है भाई? X एक्सिस पे। I रखा हुआ है X एक्सिस पे। V कहां रखा हुआ है? Y एक्सिस पे। तो ये जो M है, M वो किसके बराबर होगी? R के। तो ये M क्या होता है भाई? ये प्रवणता। ये क्या कहलाती है? प्रवणता, या फिर और कह लो तो कह लेता हूं मैं स्लोप, ढाल, आप कुछ भी कह सकते हैं। ये जो ढाल दिख रही है, इसको कहते हैं स्लोप, ढाल। तो आपको कैसी दिख रही है? ये जो लाइन मैंने लिखी हुई है, ये लाइन किसकी होती है? ये आपकी सरल रेखा की इक्वेशन है, सरल रेखा की समीकरण। y इक्वल्स टू mx प्लस c किसका इक्वेशन होता है? किसकी समीकरण? सरल रेखा की। तो ये बिल्कुल मुझे सरल रेखा जैसी ही दिख रही है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये क्या ग्राफ देगा भाई? तो ये ग्राफ आएगी सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। चलिए बढ़ता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ। 7वें में यह पूछा जा रहा है कि दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान, ठीक है, क्या क्या कर दिया? पदार्थ, लंबाई और व्यास, अगर इन सबको समान कर दिया गया तो मतलब यह हो गया कि जो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस थी, जो जो लोग प्रतिरोध के मतलब प्रतिरोध के मान को बदल सकते थे, या प्रतिरोध की जिन पर निर्भरता थी, उन सबको कह दिया भैया ये सब कांस्टेंट है, ये नहीं बदलने वाले। कौन नहीं बदलेगा? पदार्थ नहीं बदलेगा, उसकी लंबाई नहीं बदलेगी, उसका व्यास नहीं बदलेगा। ठीक है भैया, कहते बात किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में संयोजित किए गए। तो श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा निकालनी है भाई। तो पहले तो हम ये निकालते हैं कि प्रतिरोध होंगे कितने श्रेणी क्रम में और कितने होंगे समांतर क्रम में। फिर हम बात करेंगे कि भाई इसमें ऊष्मा का क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ऊष्मा के लिए इक्वेशन जरूर लिख लेता हूं मैं। ऊष्मा के लिए इक्वेशन क्या होगा भाई? H इज इक्वल्स टू PT होता है। H इक्वल्स टू PT कैसे याद रखा था भाई? तो हमने कहा था कि जो ये पावरफुल आदमी है ना, जो पावरफुल आदमी, उसका हर समय दिमाग गर्म रहता है, ऐसे हमने इसको याद किया था। पावरफुल आदमी का हर समय दिमाग क्या रहता है भाई? गर्म। पावरफुल आदमी में बहुत सारे काम है, तो इसलिए कहते थे पावरफुल आदमी का हर समय दिमाग गर्म रहता है। गर्म मतलब क्या भाई? हीट। P मतलब क्या? पावरफुल आदमी। हर समय का मतलब इंटू T। तो क्या मिलेगा यहां से? तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहां से मिल जाएगा P को ओपन कर देता हूं मैं। P को अगर आप ओपन करेंगे तो VI इंटू T। V को फिर से अगर अपन ओपन करते हैं, V इज इक्वल्स टू ओम्स लॉ IR से, तो इस V की जगह पर रख दीजिए IR। इस V की जगह पे आ गया IR, ये I जहां का तहां पड़ा हुआ है, ये T वहीं पड़ा है। तो क्या मिल गया आपको? I स्क्वायर RT। ये मिल गया आपको हीट की वैल्यू कितनी? I स्क्वायर RT। ठीक है, तो अब इसी के जरिए हमको क्या काम करना है? सीरीज और पैरेलल। मतलब क्या भाई? पहले श्रेणी क्रम में लगाया और फिर समांतर क्रम में। तो श्रेणी क्रम में कितना होगा? R जब लगा होगा किसमें? श्रेणी में, है ना। तो R श्रेणी को RS लिख लेता हूं। तो सीरीज में आपको पता है सीधे सीधे प्रतिरोधों को जोड़ देते हैं, R1 प्लस R2। कैसा करते भाई? प्रतिरोधों को सीधे सीधे जोड़ देते। अच्छा, सब कुछ समान है तो प्रतिरोधक भी समान होगा, अर्थात मैं ऐसा कह लेता हूं कि सब कुछ समान है, यानी R1 बराबर होगा किसके? R2। तो बराबर R लिख देता हूं। तो R सीरीज में कितना आ जाएगा भाई? R प्लस R, 2R। और पैरेलल में क्या होता है? R जब होगा किसमें? समांतर। तो समांतर के लिए आपको सिखाया है कि ऊपर गुणा नीचे जोड़, ऊपर गुणा नीचे जोड़। या फिर अगर अपन बात कर लेते हैं तो ऐसा होता है ना भाई, 1/R1 प्लस 1/R2। इनका एलसीएम लेंगे, क्या होगा? R1 R2। ये कितना हो जाएगा? R2 प्लस R1 बराबर 1/R। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल लीजिए, मैं यहां लिख रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा?
R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब चूंकि दोनों प्रतिरोध तो बराबर है और किसके बराबर है, R के, तो रख देते हैं यहां पे, कितना हो जाएगा भैया, R स्क्वायर, R इंटू R स्क्वायर अपॉन में 2R, R स्क्वायर अपॉन में 2R। अब क्या करना भाई, तो अब मुझे पता है कि अगर सीरीज और पैरेलल की अगर आप बात करते हैं तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि भाई ये एक R से एक ये R कैंसिल हो चुका है, ये आ चुका है R अपॉन 2। अब आपको यहां पे जो हीट निकालनी है उसका रिलेशन है I स्क्वायर RT, ये जो रिलेशन है I स्क्वायर RT की है। तो I स्क्वायर RT में अगर रखते हैं हम सीरीज पैरेलल को तो क्या मिलेगा, चलिए करके देख लेते हैं भाई सीरीज और पैरेलल दोनों को। तो यहां पे हमसे जो पूछा गया है उसी क्रम में, पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर में, है ना। तो पहले R जो है वो श्रेणी क्रम में, फिर जो R है वो पैरेलल में, ये रखना है, ठीक है। तो इन दोनों का अगर रेशियो निकालेंगे तो आपको यहां से देखने को मिलेगा कि ये 2R अपॉन R अपॉन 2, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो गया, ये नीचे वाला 2 किधर चला जाएगा, ऊपर, मतलब 4 अपॉन 1, यानी RS अनुपात RP जो है ये 4 अनुपात 1 है। ये क्या हो गया भाई, ये हो गया हमारा 4 अनुपात 1। तो सिमिलरली जब ये हीट में देखेंगे तो ये हीट क्या है भाई, I स्क्वायर RT, ये दोनों तो कांस्टेंट है, तो क्या बन जाएगा, ऐसे ही ये बन जाएगा HS अनुपात HP, ये भी आ जाएगा हमारा 4 अनुपात 1, ठीक है। तो चलिए यहां से हमको इसके भी आंसर मिल गए और हम इसको क्रॉस चेक भी करते हैं, ठीक है। चलिए तो बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा अगला जो प्रश्न है वो है क्वेश्चन नंबर 8, और यहां से हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में शक्ति को निरूपित नहीं करता है। भाई ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन जरूरी नहीं है हर बार के ऐसे ही पूछे जाएंगे कि इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है। ऐसा भी हो सकता है जैसे यहां पे दिख रहा है कि कौन निरूपित नहीं कर रहा है, तो भाई चेक कर लेते हैं जरा एक एक ऑप्शन को कि कौन कौन सही है ना, और जो गलत होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बोला है कि कौन सा नहीं निरूपित करता है। तो चलिए भाई शुरू कर लेते हैं ना। क्या होता है हमारा भाई जो शक्ति, तो शक्ति के लिए हमने क्या बात करी, जो वीआईपी आदमी होता है वो शक्तिशाली आदमी होता है, यही कहते हैं ना कॉमनली। तो हम कहते हैं भाई P इज इक्वल्स टू IV। तो जरा सब कुछ के लिए चेक कर लूं क्या मैं, तो कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है भाई। तो I को ऐसे ही छोड़ते हैं, है ना, I को ऐसे ही छोड़ देते हैं, V को जरा V इक्वल्स टू IR से रिप्लेस करके ले आते हैं। तो V की जगह पे रख दीजिए इनटू IR, तो ये हो गया क्या I स्क्वायर R। क्या है क्या ऐसा कुछ, तो ये है I स्क्वायर R, मतलब ये सही है। अच्छा, P इज इक्वल्स टू वही IV। अभी क्या करूं मैं, तो अभी एक काम करता हूं, जरा चेक करते हैं, तो ये है बिल्कुल यही आंसर। अब एक काम करता हूं, I को जरा रिप्लेस करके ले आता हूं, तो यहां से मुझे बताइए ना I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। इस रिलेशन को देखिए, I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। तो यहां पे इस V को रिप्लेस करके देखिए क्या बनता है। तो भाई I की जगह पे सॉरी, यहां पे I को रिप्लेस करते हैं, I की जगह पर रखिए V अपॉन R इंटू V, तो कितना हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R। अब क्या करें भाई, तो ये है बिल्कुल है, तो आंसर कौन सा नहीं है, ये वाला भैया सही नहीं है। तो हमारे लिए ये सही नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए चूंकि नहीं में पूछा था तो इसके लिए तो यही आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए देखिए हमारे पूरे फॉर्मूलेज भी याद होगा। अच्छा, ये एक तरीका आपको समझ में आया ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछने का क्या मकसद होता है। ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछने का मकसद क्या, देखिए एक क्वेश्चन था और 3 फॉर्मूले चेक कर लिए मुझसे ये भी चेक कर लिया क्या पावर के फॉर्मूला होता है, ये भी होता है क्या, ये भी होता है क्या, ये तीनों फॉर्मूले मेरे से चेक करा लिए गए, और नंबर कितना मिलेगा, बस 1। मतलब कुछ ऐसा कि भाई बड़े नए नए टेक्निक्स आने शुरू हो गए हैं, जितने ज्यादा हम स्मार्ट हैं उससे ज्यादा स्मार्ट तरीके से जो बोर्ड के पैटर्न्स में, जो बोर्ड में पेपर्स जो सेट किए जाते हैं वो भी हैं कि भाई आपको ज्यादा से ज्यादा आपके असिस्टमेंट हो, आपको ज्यादा से ज्यादा तरीके से तौला जा सके। तो हम बिल्कुल हर तरीके से प्रिपेयर्ड रहेंगे भाई, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा को जूल की संख्या क्या होगी। 1 किलोवाट आवर, इसको जूल में कन्वर्ट करना है, तो करके देख लेते हैं ना क्या होता है। 1 किलोवाट आवर अब जूल में कन्वर्ट करना है, तो सबको कन्वर्ट कर दीजिए। 1 किलोवाट का मतलब कितना हो जाएगा भाई, तो 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट, ठीक है। और आर जो दिया है इसको सेकंड में रखना पड़ेगा, सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे आर को, तो 60 मिनट इंटू 60, तो ये पूरा सेकंड में कन्वर्ट हो गया,
है ना। अब क्या करेंगे, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, तो ये कितना हो जाएगा 1000 इंटू 36 पे 00। ठीक, अब कुल करके देखिए तो ये कितना हो गया 36 इंटू 3 और 2 5, ऐसे 0 5 बार लिखने के बदले में हमें काम कर लेते हैं 10 की पावर 5 ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया जूल, ये आ गया हमारा आंसर। कौन सा हो जाएगा भाई, तो हमारा क आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहीं पे मैं एक और चीज हाईलाइट करते चलो आपके लिए, ये जनरली इस तरीके से नहीं ऑप्शन में होता है, बट आपको चूंकि हम जैसे कि डिस्कस करते ही आ रहे हैं कि ये पिछले आए हुए प्रश्न, जैसे देखिए कब आया, 11 में आया, 12 में आया, 14 में आया, 19 में आया, 20 में आया। ये समझे कितने सालों में, मतलब कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये कमर्शियल यूनिट्स के नाम से भी यहां से क्वेश्चन आता है। इसकी वैल्यू ऐसा भी लिखी जा सकती है, इसी को इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये डेसिमल अभी कुछ नहीं दिया है, तो यहां राइट साइड में एक लेफ्ट में ले आइए इस डेसिमल को, तो ये 3.6 इंटू 10⁶ जूल हो जाएगा। ये इससे भी, ये जो ऊपर लिखा है इससे भी ज्यादा फेमस वैल्यू ये नीचे वाला है। तो ये जो अलग अलग वर्षों में आए हुए हैं, हर साल में जरूरी नहीं है इसी तरीके से 10⁵, ये 10⁶ के भी टर्म में आएगा, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और हमारा ये क्वेश्चन है एक विद्युत बल्ब पर 100 वॉट और 250 वोल्ट लिखा। वॉट और वोल्ट भाई हमेशा ही न्यूमेरिकल्स जैसे ही दिखेंगे, क्वेश्चंस जैसे ही दिखेंगे, इनमें जो पकड़ने की चीज होती है वो होती है इकाई, यूनिट। यूनिट पकड़िए क्वेश्चन बन जाएगा। तो यूनिट क्या है भैया, वॉट। वॉट क्या होता है भाई, पावर। अच्छा, इसके लिए भी एक शॉर्टकट अपन याद करिए, क्या भाई, कि जो पावरफुल आदमी होता है वो कहता है कि भाई हम वॉट लगा देंगे, मतलब यही कहते हैं ना जनरली कि भाई अब ज्यादा मत कुछ करो, है ना, वॉट लगा देंगे हम। तो पावरफुल आदमी ही कहता है ना इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कि भैया वॉट लगा देंगे। तो इससे हम याद रखते हैं पावर की जो यूनिट होती है वो कहते हैं वॉट होती है। वो भले वॉट लगा देंगे कहता है, लेकिन हमारे लिए तो भैया वो वॉट है। क्या है, P जो है, पावर जो है, जो शक्ति है, वो हो गई 100 वॉट, और 250 वोल्ट है ना, मतलब विभवांतर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो गया भाई, वो हो गया 250 वोल्ट। अब कहा जा रहा है प्रतिरोध निकाल के बता दीजिए। क्या पूछा जा रहा है हमसे, प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो यहां से हमें जब वॉट और वोल्ट दोनों मिल चुके हैं, प्रतिरोध की बात होगी, तो P = IV, और हम इस I को जब रिप्लेस करेंगे तो इसकी जगह पे क्या आएगा भाई, V/R इंटू V, अल्टीमेटली V²/R, ये हो गया भैया P। चूंकि मुझसे R पूछा गया है तो तिर्यक गुणा कर दीजिए, R = क्या हो गया, V²/P। नाउ V की वैल्यू उठा करके रखिए, तो V कितना भाई 250, तो 250 × 250, ये तो बहुत आसानी से आपको बनता होगा, V² करें मतलब 250 × 250 अपॉन में P मतलब कितना भैया 100, 2 0 2 0 खत्म, 25 25 625। क्या होनी चाहिए, तो भैया प्रतिरोध है, इकाई होनी चाहिए ओम। क्या ऑप्शन में है क्या, तो भाई बिल्कुल ऑप्शन में जो बी नंबर है, जो ख नंबर ऑप्शन है, ये यही चीज है 625। तो भैया ये भी बन गया हमारा, है आसान है ना। देखिए बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन होने वाली ही चीजें बोर्ड में पूछी जाती है। ठीक है, कुछ ऐसा टफ डील नहीं होता कि कुछ भारी भरकम से कैलकुलेशन दे दिया जाए, आपको उलझा दिया जाए। भैया आपको उलझाना थोड़ी है बोर्ड में, आपकी असेसमेंट करनी है, आपको बस जांचना है कि आपको कितना बनता है। तो आपको उलझाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, है ना। हम जबरदस्ती में प्रेशर लेके उलझते रहते हैं। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की बात कर ले, 2 विद्युत बल्बों की सामर्थ्य। अब देखिए ना, समझिए, अब यहां पे शक्ति नहीं कह रहा सामर्थ्य। अब भैया ये तो सोचने की फिर बात है, भाई सामर्थ्य नाम का तो कोई चीज हमने भौतिकी में पढ़ी ही नहीं थी, ये सामर्थ्य क्या है। तो भाई उससे थोड़ी फर्क पड़ता है हमको, तो इससे फर्क पड़ता है। ये आखिरी में क्या लिखा है, वॉट लिखा है ना, तो मतलब ये पावर है। तो 2 विद्युत बल्ब है, मतलब एक P1 है कितना भाई 60 वॉट का बल्ब, और एक P2 है, ये कितना है, ये है भाई 100 वॉट का बल्ब। अच्छा ठीक है, दोनों 220 वोल्ट पे, दोनों जो है, दोनों के लिए जो सप्लाई दी जाती है वो 220 वोल्ट पे कार्य करते हैं। इनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा, दोनों में क्या कैलकुलेट करके लानी भाई, प्रतिरोध। तो जब प्रतिरोध दोनों में कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले तो क्या करें भाई, P = निकालना पड़ेगा मुझे, क्या, V²/R। ठीक, अभी जस्ट कैलकुलेट करके ले आए थे, तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत हमें है नहीं। V²/R, तो V² मतलब क्या, 220 इंटू 220 अपॉन में मुझे क्या चाहिए भाई, अपॉन में मुझे चाहिए P की वैल्यू कितनी है, तो P1 कर देते 60, ये निकल जाएगा मेरा R1।
और इसी प्रकार से मुझे निकालना है R2। तो R2 के लिए क्या करूं, तो देखिए R2 भी यही सेम चीज चलेगा, 220 गुणे 220 अपॉन ये कितना था, तो ये 100। ठीक, जो कट जाए काट दीजिए, नहीं कटे तो कोई बात नहीं, अभी इसको डिवाइड करना, तो नहीं काट रहा हूं मैं। ये R1 निकल गया और R2 निकल गया। अब मुझे क्या पूछा गया था, तो मुझे पूछा गया है भाई कि R1 अपॉन R2 कितना होगा, तो मैं यहीं पे हल करता हूं। इन दोनों के अपॉन में नीचे एक बटा लगा दिया। ठीक है, क्या लगा दिया भाई, दोनों के नीचे एक बटा। अब क्या कर दें, तो अब आपको दिख रहा होगा कि इसको हल करते हैं ऐसा, 220 गुणे 220 अपॉन 60 गुणे 100 बटा 220 गुणे 220। क्या कर दे भाई, ये तो खत्म है ना, ये क्या बन जाएगा भाई, ये से ये खत्म। ठीक है, तो क्या बचा, तो आपको दिख रहा है कि बच्चा भैया 10/6। 10/6 को भी अगर आप हल करेंगे 2 से, तो 2 से कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 5/3। ठीक है, कितना है 5/3। किसकी वैल्यू चल रही है, तो ये चल रही है R1 अपॉन R2। तो भाई हमारे पास है क्या ऑप्शन, तो बिल्कुल है हमारे पास ऑप्शन 5/3, ऑप्शन ए जो है हमारा 5/3। चलिए, तो भाई ये भी आपको समझ में आ चुका। तो यहां तक हमने देखा अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स के। ठीक है, हमने किसको देख लिया भाई, जो अभी हमारे पुराने प्रश्न पत्रों में आए हुए हैं, जो हमारे क्वेश्चंस है ना, मेनली जो हमारे रिसेंटली आए हुए हैं 2019-2020 में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनको हमने पूरी तरीके से देख लिया हुआ। इसके साथ ही आपने एक चीज देखा कि क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं भाई, है ना। तो आप इसके बाद बिल्कुल ये चीज ध्यान में रखिएगा कि जो क्वेश्चंस अपन इंपॉर्टेंट बोले चले जा रहे हैं, वो क्वेश्चन वाकई इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस पर आधारित आगे क्वेश्चंस आने हैं, क्योंकि ये रिपीट भी तो हुए। अगर मैंने यहां पर 2 वर्ष लिखे 17-20, इसका मतलब 17 में भी आया था और 20 में भी आया था। चलिए, तो भाई यहां पे हमने खत्म कर लिया अपने ऑब्जेक्टिव्स को, है ना। 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आने हैं आपके 4, उनको हमने खत्म कर दिया। अब हम क्या इसकी बात करते भाई, तो अब हम इसको खत्म करने के बाद बात करते हैं अति लघु उत्तरीय की, क्योंकि ये भी हमारा एक सेगमेंट है, अति लघु उत्तरीय भी। आप जैसा कि बोर्ड के पैटर्न्स, बोर्ड के सैंपल पेपर्स आप अगर देख रहे होंगे, तो उसमें आपको देखने को मिला होगा कि भाई जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बड़े क्वेश्चंस, उसको छोटे छोटे क्वेश्चंस में फ्रेम कर दिया गया। मतलब जो 7 नंबर का हमारा क्वेश्चन आता है, उस 7 नंबर को क्वेश्चन को पूछने के लिए 1 नंबर और 2-2 नंबर के 3, तो 3 दूनी 6 और 1 7 नंबर, ऐसा करके 7 नंबर होगा। मतलब एक बहुत ह्यूज सा क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चा क्या करता है जनरली, है ना, हम उसमें एक डिप्लोमेटिक आंसर लिख के आ जाते हैं, है ना, मतलब ओवरऑल लिख करके आ जाते हैं, और जो गुड़ बात थी, जो मेन बात थी, वो उसको अब छोड़ देते हैं। तो इसलिए उन्होंने तरीका ढूंढा कि भैया ऐसा मत करिए, एक काम करता हूं मैं कि मैं बच्चे से पूछ ही लेता हूं ना, टू द पॉइंट, जो जो मुझे चाहिए। तो इसलिए भाई अति लघु उत्तरीय की इंपॉर्टेंस सिर्फ और सिर्फ वहीं पे नहीं है कि ये अपने 1 या 2 नंबर में आएंगे, वहां पर भी इंपॉर्टेंट है कि ये किसी बड़े क्वेश्चन के पार्ट हो सकते हैं। ठीक है ना। चलिए प्रारंभ करते हैं हम अपने पहले प्रश्न के साथ में, और पहला प्रश्न जो है हमारा वो ये है कि 1.5 वोल्ट के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है, इस सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम धारा का मान क्या होगा। तो देखिए यही सेम क्वेश्चन इसी तरीके का था जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव आया था। वहां पे क्या गिवन था भाई, तो वहां पे गिवन था 1.5 वोल्ट और 3 ओम का प्रतिरोध था सेल का, और अधिकतम धारा आपसे पूछी गई थी। लेकिन वो 2020 में आया था, और ये किस में आया है, ये 2019 में। आप इस बात से कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब आंतरिक प्रतिरोध पे बेस्ड क्वेश्चन 19 में भी आया और 20 में भी आया। क्वेश्चन के नंबर्स चेंज कर दिए, है ना, क्वेश्चन में नंबर्स चेंज कर दिए, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ी। इसीलिए तो मैं आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कराते हुए सिर्फ आपको हल नहीं करवा रहा हूं, सिर्फ मैं आपको सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए सिर्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे आपने सॉल्यूशंस देख लिए और बात बन गई। हम सीखने आए, हम सिखाने आए हैं। हम इसके लिए नहीं आए कि हमें आपको आंसर्स देखने, आंसर्स तो आपको मिल ही जाते हैं, बहुत सारी जगह है जहां से आपको आंसर मिल जाते हैं, लेकिन हम यहां पे डिस्कस करते हैं, हम यहां पे चर्चा करने के लिए आए, हम सीखने के लिए आए। तो भैया हम दोबारा से करेंगे और दोबारा से इसको देखेंगे और सीखेंगे। तो क्या करना होता है भाई, तो हमने ये सूत्र की अभी बात करी, I = E/R+R। चूंकि पैटर्न चेंज हो गया, उधर एमसीक्यू में पूछा था तो टिक किया और काम हो गया। यहां पे क्या करना पड़ेगा भाई, यहां एज आंसर लिखना पड़ेगा, थ्योरी के तरीके से बतानी पड़ेगी। तो भाई मुझे पता है एक सूत्र होता है E/R+R। अब कहेंगे कि ये क्या होता है, तो ये होता है भाई विद्युत धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल
है ना। आपको वहां बोला भी था कैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता वी वा बो, है ना। विद्युत वाहक बल कुल ईएमएफ, है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं भैया इसको, है ना। अपॉन, इसीलिए इसको ई लिखा है ना, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, अपॉन आर प्लस आर। आर प्लस आर मतलब क्या भाई, तो आंतरिक प्लस बाह्य प्रतिरोध, दोनों प्रतिरोध, है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस। भाई इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, तो अभी आपको सिखाया, ये सेल किसी न किसी मटेरियल से बना, और जिस किसी भी मटेरियल से बना है उस मटेरियल का कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होगा, वही प्रतिरोध है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस। अच्छा, अब चूंकि धारा का मान कैसा चाहिए भैया, अधिकतम, अधिकतम मान चाहिए, मतलब बाह्य प्रतिरोध कितना हो जाए, 0 होगा नहीं कभी, लेकिन मान लिया कि कितना हो जाए भाई, 0। तो जब 0 हो गया तो इस r की जगह पे 0 पुट कीजिए, क्या मिलेगा, E अपॉन आर। E की वैल्यू है 1.5, R की वैल्यू है 0.5, डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट से पॉइंट तो कट गया ना, एक एक डिजिट के बाद है। ध्यान रखिएगा, डेसिमल कटाने में जिनको भी दिक्कत होती होगी भाई, ये एक डिजिट के बाद है ना डेसिमल, यहां पे भी एक डिजिट के बाद, तो ये क्या करेगा, ऊपर ये 10 का गुणा करवाएगा, ये नीचे 10 का गुणा, तो ये 10 के गुणे एक दूसरे को क्या करें, काट ही तो देंगे। तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं, ये डेसिमल से डेसिमल गायब, तो कितना हुआ, 5 या 15 एम्पियर, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए, तो भाई ये जो शॉर्ट आंसर्स हैं, इनमें भी जितने न्यूमेरिकल्स हैं, आप कमेंट बॉक्स में इसके भी आंसर देते चले जाइए भाई। चलिए, बहुत सारा थैंक यू जो लोग भी आंसर्स करते चले जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध स्थापित कीजिए। देखिए वो क्वेश्चन आ गया फिर से, कब, ये 13, 18 और 20 वहां पे आया था 1900 और 17 में, अभी 13, 18 और 20 में आ गया। मतलब क्या, मैंने बोला था ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारे पास आ गया एज इट इज, क्या 1 किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा को हमने क्या कहा था भाई, 1000 वॉट हो जाएगा और ये घंटा हो जाएगा, तो 1000 जूल प्रति सेकंड भाई, है ना। वॉट का मतलब क्या होता है, जूल प्रति सेकंड, और 3600 सेकंड, घंटा मतलब 3600 सेकंड, तो इस सेकंड से ये सेकंड क्या हो गया, कट गया, क्या बचा सिर्फ और सिर्फ जूल, तो इसीलिए इसको कहते हैं क्या, 36 लाख जूल, या यूं कह लूं 36 मतलब 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6। क्यों करते भाई, ये 5 जीरो ये और एक डिजिट और लेफ्ट आ गए, एक डिजिट और क्या हो गया, लेफ्ट आ गए, तो 10 की पावर 6। ठीक है, ये बहुत आसानी से लिखने का तरीका है कि खूब सारे जीरोस लिखने में छूट जाता है ना, ऐसा लिख दे तो पढ़ना भी आसान हो गया, सामने वाला भी इजीली समझ जाएगा। तो चलिए भैया, ये आप देखिए, इससे आपको एक बात का पता लग रहा है कि भैया क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसीलिए, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ये चैप्टर को अपने को बिल्कुल ठप्पा लगाना है कि भैया ये चैप्टर हमको पूरी तरीके से बनने लगा, तो ये जो सेशन चल रहा है इसमें आप आंसर्स कीजिए और आप समझिए कि भैया ये जो कुछ भी चल रहा है, अगर इसके आंसर्स हमसे बन रहे हैं, मतलब डेफिनेटली इस एग्जाम में हमारे मार्क्स बूस्ट होने वाले हैं। चलिए भाई, सिद्ध कीजिए कि किसी विद्युत बल्ब की सामर्थ्य, वही शक्ति, उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आप बताइए, ये क्वेश्चन क्या अभी बकाया रह गया क्या हमारे लिए, तो कहेंगे नहीं, अभी तो करते आ रहे, इसमें बेस्ट क्वेश्चन कर लिया, ये तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले की बात कर रहे। फिर से देखिए रिपीटेशन, 12, 13, 16, 19, बताइए 12, 13, 16, 19, भैया इतना तो रिपीटेशन चल रहा है, तो कर लें क्या इसको, आइए कर लेते हैं। तो भैया हमने कहा सामर्थ्य मतलब शक्ति, सामर्थ्य मतलब शक्ति, शक्तिशाली कौन, पावरफुल, शक्तिशाली कौन होता है, पावरफुल, वीआईपी, घोट जाइए बिल्कुल, वीआईपी जो होता है वो शक्तिशाली होता है भैया। तो ये हो गया P इक्वल्स टू IV। अब क्या करना, मुझे निकालना है कि प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है, प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती, तो कैसे निकलेगा, तो मुझे करना पड़ेगा भाई कि ओम के नियम से। ओम के नियम से क्या होता है भाई, V इक्वल्स टू IR, तो I इक्वल्स टू, इसके I को यही रखिए तो V अपॉन R। अब क्या करें, तो अब कुछ नहीं भाई, V अपॉन R को इस I की जगह पे कर देते हैं रिप्लेस, ये कर दिया रिप्लेस, तो क्या मिल जाएगा, V इंटू V स्क्वायर अपॉन में R, खत्म हो गई बात। अर्थात P जो है ये प्रोपोर्शनल हो गया किसके, 1 अपॉन R के। कब, जब V कैसा होगा, कांस्टेंट, है ना, अपन ऐसे ही तो लिखते हैं, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R, वेयर जहां पर V स्क्वायर जो है ये कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, नियतांक होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, तभी। अतः किसी विद्युत बल्ब की सामर्थ्य उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए भैया, ये भी हो गया हमारा तैयार, है ना। अब आसान लगने लगा है क्या, अब हल्का हल्का सा महसूस हो रहा होगा आपको, क्योंकि भाई सब कुछ कर चुके हैं तो बिल्कुल हल्का महसूस होगा। क्या क्वेश्चन है, एक तार के सिरों के विभवांतर,
1.5 वोल्ट, तो यहां तो लफड़ा नहीं, विभवांतर कह दिया तो मुझे कुछ भी लफड़ा नहीं। भाई क्वेश्चन देखते से ही जो हाथ पैर कांपने लगते हैं ना भौतिकी के, साइंस में सबसे ज्यादा टफ पोर्शन में लगने लगता है ना कि भौतिकी, क्यों भैया? क्वेश्चन आता है। अरे तो क्वेश्चन आता कैसा है? आप तो गणित भी तो दे रहे हैं ना, मैथ्स का भी तो पेपर होना है। मैथ्स में तो ये लंबे लंबे से सवाल है, हमारे पास तो इतू सा है, 2-2 3-3 लाइन में खत्म हो जाता है। और गिना चुना सा फॉर्मूला, कौन सा भाई? एक ओम्स लॉ, VIR, ओम वीर थे, VIR। पावरफुल VIP होता है, हीट, तो भाई पावरफुल आदमी का दिमाग हमेशा गर्म, मतलब H=PT। 3 तो फॉर्मूले हैं, इसी पे पूरी रामायण चली जा रही है, तो लफड़े वाली कोई बात ही नहीं है भाई। चलिए, एक तार प्रतिरोधक है ना, तार मतलब अल्टीमेटली प्रतिरोधक का सिरों पर विभवांतर 1.5 वोल्ट है, साफ सुथरा दिया है। गिवन डेटा लिखेंगे, आंसर बन जाएगा। धारा प्रवाहित होने पर 20 सेकेंड में, धारा प्रवाहित होने पर मतलब टाइम दे दिया 20 सेकेंड, 15 जूल की ऊर्जा उत्पन्न होती है। अच्छा, 15 जूल की जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसकी अपन बात करें, ऊर्जा है तो ऊर्जा मैं कह लूं हीट के फॉर्म में, प्रतिरोध है ना, जो ऊर्जा उत्पन्न होगी किसके फॉर्म में? मैं कह लेता हूं हीट के फॉर्म में। ठीक है भाई, तो तार में प्रवाहित धारा के मान की गणना कीजिए। आप देखिए सब कुछ तो दे दिया, हमने क्या कहा था? पावरफुल आदमी का हमेशा दिमाग गरम, पावरफुल आदमी का हमेशा दिमाग गरम, पावर इंटू टी। ठीक है, H=PT। अच्छा, P की वैल्यू बताइए, तो पावरफुल कौन होता है भाई? तो आप कहते हैं VIP, तो VI हो गया, इंटू टी। H= क्या मिल गया? VIT। अब भैया रख दीजिए वैल्यू, हो गई बात खत्म। मैंने कहा था आप सिर्फ और सिर्फ लिखिए वैल्यू, आपको पता लग जाएगा कि आपको कैसे कैलकुलेशंस बनेंगे। तो भैया आगे यहां पे बात क्या कर दूं, तो चलिए लिखते हैं। H की वैल्यू लिख दीजिए 15, V की वैल्यू लिख दीजिए 1.5, I चूंकि निकालनी है, T की वैल्यू हो गई भैया 20। ले आइए, I क्या हो जाएगा? तो 15 बटा ये सब कुछ नीचे 1.5 इंटू 20। ठीक है, ये अगर हटा दो डेसिमल तो ऊपर आपको पता है 10 बन जाएगा, ये खत्म। अगर इसको कैंसिल कर दो तो कितना बन गया भाई? 1/2। तो I कितना आ गया? 0.5 एम्पियर। कितना आ गया? 0.5 एम्पियर। बहुत आसान है ना? और फिर से वही वाली बात, 16-20 2 साल। अच्छा चलिए भाई, समझ में आया है क्या पूरा? कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करते चले जाइए। चलिए, स्क्रीनशॉट रख लिया होगा तो मैं आगे बढ़ता हूं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 क्या कहता भाई? किसी परिपथ में, है ना, मान लीजिए एक परिपथ है, 5 एम्पियर की धारा 8 सेकंड तक प्रवाहित होती। भाई वैल्यू जैसे ही लिखना शुरू कर देते हैं हम अपना पेन चलाना शुरू कर देते हैं। क्या कह रहे हैं भाई? एम्पियर, मतलब आई हो गया 5 एम्पियर। आई कितना हो गया भाई? 5 एम्पियर, ये गिवन है। अच्छा, 8 सेकंड, तो भैया टाइम की यूनिट होती है 8 सेकंड। सेकंड जो है किसकी यूनिट है? टाइम की। प्रवाहित की जाती है। इस समयांतर में परिपथ से कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, है ना? कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। अच्छा, यदि परिपथ का प्रतिरोध 20 ओम है तो उसमें ऊष्मा की गणना कीजिए। अच्छा, एक और चीज है कि इसमें जो प्रतिरोध है R है, उसकी वैल्यू दे दी गई 20 ओम। तो अपने को एक तो निकालना है हीट, और दूसरा ये निकालना है कि जब टाइम और ये दोनों चीजें दी हुई हैं तो मुझे निकालना है भाई किसकी वैल्यू? N की, या फिर अगर मैं बात करूं कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, है ना? तो N की बात करनी है, N कितने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो N की गणना करके ले आता हूं मैं। तो मुझे पता है धारा I होता है Q/T। विद्युत धारा आवेश बटा समय, विद्युत धारा आवेश बटा समय, और आवेश जो होता है Q वो होता है कितना? Ne। तो ये हो गया Ne/T। अब ये कहेंगे कैसे? तो Q प्लस माइनस ऑफ Ne, ये क्वांटाइजेशन लॉ, क्वांटीकरण के सिद्धांत से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई? यहां पे वैल्यू रखिए, तो 5 हो गया, 5 हो गया क्या? करंट। N की वैल्यू निकालनी है, E कितना होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये हमें घर से याद है। एक इलेक्ट्रॉनिक जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अच्छा, नीचे क्या आ जाएगा भाई? तो नीचे आ गया T। T की वैल्यू कितनी? T की वैल्यू आ गई भैया 8 सेकेंड। अब क्या करें? तो अब जरा निकालते हैं इसके कैलकुलेशंस। N कितना हो जाएगा? तो N आपको दिख रहा है, तिर्यक गुणा कर दूं, 8 × 5 अपॉन 8 × 5 अपॉन
1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब एक काम करिए, आपको ये कैलकुलेशन देख करके थोड़ा सा परेशानी लग रही होगी, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, इस डेसिमल को हटाइए, ऊपर 10 रखिए। अब बताइए कितना आसान है। तो ये कितना हो गया, 8 दूनी 16, और 2 से मैं इसको काटूंगा 5 को, तो 2.5 बार में कट जाएगा। अब क्या कर दे भाई, तो देखिए 2.5 इंटू ये कितना है भाई 10, और ये 10 की पावर -19 जब ऊपर आएगा तो प्लस का 19 हो जाएगा भाई। 1 के अपॉन में जब होता है रेसिप्रोकल लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 19। अब बताइए कितना हो गया, तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर 20, ये मिल गया मुझे n की संख्या, या मुझे किसकी संख्या मिल गई, n की। तो उन्होंने पूछा था कि भैया कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, तो ये गुजरते हैं 2.5 इंटू 10 टू द पावर 20। अब अगले में बात कर रहे हैं, अगले में ये कह रहे हैं यहां पे कि आप हमें बता दीजिए कि 20 ओम का प्रतिरोधक है तो उसमें से हीट कितनी उत्पन्न होगी। तो H इक्वल्स टू क्या होता है भाई, H इज इक्वल्स टू हमने देखा I स्क्वायर RT होती है। कैसे पता, तो H इज इक्वल्स टू होता था हमारा PT, P होता है हमारा IV इंटू T। अगर इस V को IR से रिप्लेस कर दूं इसको, तो I इंटू IR इंटू T, तो ये हो गया ना I स्क्वायर RT। अब क्या कर दें, तो अब कुछ नहीं करिए भाई, अब यहां पे उठा करके कैलकुलेशंस बना लेते हैं। तो H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, ये हो गया 5 का स्क्वायर। R का मतलब कितना भाई, तो 20। अच्छा, टाइम वही दिया हुआ है कितना, 8 सेकंड, तो हो गई बात खत्म। ये कितने हो गई, 25 गुणे 20 गुणे 8, 25 गुणे 20 गुणे 8, तो ये 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, तो 500 गुणे 8, और 8 पंजे 40, और 2 जीरो और बैठे हुए हैं, तो ये हो गए भैया 4000 जूल। या फिर यूं कह लूं कि H इज इक्वल्स टू 4 किलो जूल। क्या कह लूं, 4 किलो जूल, 1000 से, है ना, 1000 दिया था। तो ये दोनों आंसर्स बन गए। है आसान, मैंने आपको बोला था भाई कि कैलकुलेशन टफ नहीं आता, कैलकुलेशन हमेशा आसान रहती है। बस देखने में लगता है कि भैया ये कुछ टफ सा चल रहा है, कुछ बड़ा सा आंसर आ जाएगा क्या, तो बिल्कुल नहीं, बड़ा कुछ नहीं आएगा भाई, कैलकुलेशन हमेशा ही आसान रहती है। चलिए, स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप रख सकते हैं इसका। मैं बढ़ूंगा अपने अगले प्रश्न संख्या 6 के ऊपर, क्योंकि अति लघुत्तरीय में ही है हम अभी, और हम इसके अगले प्रश्न 6वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। आपको एक और चीज देखने को मिल रही होगी कि इस चैप्टर से थ्योरेटिकल कम न्यूमेरिकल्स ज्यादा देखने को मिल रहा है। आपको जो संख्यात्मक प्रश्न है उनकी संख्या ज्यादा है भाई, क्योंकि ये चैप्टर इसी तरीके का है, यहां से संख्यात्मक प्रश्नों की संख्या हमेशा ही ज्यादा रहती है। तो हमारे पास अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है 20, 24 तथा 30 ओम प्रतिरोध वाले 3 तार, पहला श्रेणी क्रम में और दूसरा समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो प्रत्येक दशा में क्या करना भाई, प्रत्येक दशा में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए भाई, श्रेणी क्रम में भी और समांतर क्रम में। तो बहुत ही आसान है भाई इसको कैलकुलेट करना। तो पहले तो निकाल लेते हैं R इक्विवेलेंट किसमें भाई, सीरीज में, S, ठीक है। तुल्य प्रतिरोध किसमें, सीरीज में। तो सीरीज में तुल्य प्रतिरोध की गणना करने के लिए क्या होता है, तो सीरीज में तो सीधे सीधे जोड़ दो, R1 प्लस R2 प्लस R3। 3 प्रतिरोध थे 20, 24 और 30 के, है ना, ये जैसे ये लगे सीरीज में, ये 20, 24 और 30, तो जोड़ दीजिए भैया, जोड़ देते हैं 20 प्लस 24 प्लस 30, तो 30 20 50, 50 और 20 70, 70 और 4 74, खत्म। अब बोल रहे भैया पैरेलल में, तो पैरेलल में R इक्विवेलेंट, है ना, निकालना है किसमें, पैरेलल में। तो इसके लिए फॉर्मूला पूरा ही लिख लेता हूं, क्योंकि 2 टर्म का होता तो शॉर्टकट था हमारे पास, ज्यादा के लिए है तो सीधे फॉर्मूला लिख दिया, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। वो शॉर्टकट वाले से भी चल सकते हैं, बट स्टिल मैं यहां पे पूरा ही कर देता हूं। 1/R1, R1 की वैल्यू कितनी भैया 20, R2 की वैल्यू कितनी तो 24, R3 की वैल्यू कितनी तो 30। अब इनके क्या कर ले भाई, एलसीएम, है ना, इनके क्या कर ले, एलसीएम। तो एलसीएम में ये सबको उठा के रख लेते हैं, 20 गुणे 24 गुणे 30, ठीक है। अब क्या कर दें, तो भाई 20 से इसको डिवाइड कर दिया, मतलब ये आ जाएगा 24 गुणे 30, प्लस 24 से डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा 20 गुणे 30, प्लस 30 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 20 गुणे 24, ठीक है। ये यहां पे आपके कैलकुलेशंस बन जाएंगे।
चलिए, तो भाई ये आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे और ये बन जाएगा कितना, 1/8। ये किसकी वैल्यू आई भाई, तो 1/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 ओम। ठीक है, चलिए आप वहां पे जो एलसीएम वाला पोर्शन है और सिंपल कर सकते हैं, 120 एलसीएम ले लेंगे और आसान हो जाएगा, है ना। कैलकुलेशन पोर्शन के लिए नहीं, मेनली तो हम इसको डिस्कस करते चले जा रहे हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 7। अच्छा, अब देखिए, अब आया हमारे पास एक थ्योरी। क्या है भाई, विद्युत प्रतिरोध क्या है, इसका मात्रक लिखिए, अथवा किसी चालक के प्रतिरोध आपका क्या तात्पर्य है, यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है भाई। तो आपको निकालना है कि ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो भाई किन पे निर्भर करता है, तो आइए जरा देख लेते हैं कि प्रतिरोध होता क्या है। सबसे पहले प्रतिरोध क्या होता है भाई, जब कोई भी कंडक्टर है, कोई भी चालक है, उसमें से जब धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रवाह की मतलब जो प्रवाह की जो दर है उसमें जितना ज्यादा रुकावट पैदा किया जाएगा, जितना ज्यादा रुकावट उत्पन्न होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध। मतलब विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। इन सिंगल शॉट, क्या, विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में, है ना, विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को हम प्रतिरोध कहते हैं। होता क्या है भाई, तो इसको हम लिखते हैं ओम के नियम से। ओम के नियम से क्या होता है, V इक्वल्स टू ओम के नियम में होता था IR, तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V/R। ये हो गया R इक्वल्स टू V/I कर लेते हैं, V/I, तो ये हो गया V/I। ये क्या होता है भाई, ये कांस्टेंट, एक नियतांक, ये बदलता नहीं है। और निर्भरता किस पे होती है, चालक की लंबाई पे, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे, उसके मटेरियल पे, यूज पे, और एक होती है तापमान पे। इतने पॉइंट्स होते हैं जिन पे वो क्या करती है, निर्भर करती है। ठीक है, क्योंकि अति लघु उत्तरीय में है तो हम इसकी ज्यादा चर्चा नहीं करें, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय में फिर से हमारे पास आने वाला है और वहां पे हम इसकी विस्तृत चर्चा भी करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हम अपने अगले पे, 8वें नंबर क्वेश्चन पे। यहां पे है आपके घर के विद्युत मीटर पर 250 वोल्ट और 20 एम्पियर लिखा हुआ है। आप इस मीटर से अपने घर में अधिकतम कितना विद्युत भार संचालित कर सकते हैं, किलोवाट में बताना है। देखिए इसका मतलब ही हो गया कि आपसे पावर पूछा जा रहा है, तो चलिए बताते भाई। पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, IV। आपका यहां 250 वोल्ट दिया, मतलब V दिया है 250, यहां पे A दिया है, मतलब I दिया है आपको 20 एम्पियर। तो मतलब अपन क्या कह ले, तो 20 गुणे 250, तो 25 दूनी कितना हो जाएगा, 50, 2 0, 5000, 5000 क्या वॉट, 5000 वॉट। ये आ गई हमारी शक्ति। तो P इज इक्वल्स टू क्या, 1000 से कर देते हैं डिवाइड किलोवाट में, तो ये हो गया 5000 डिवाइडेड बाय 1000, मतलब 5 किलोवाट। आंसर किलोवाट में मांगा था, ये आ गई हमारी किलोवाट। यही हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आती है लगभग इसी के आसपास आती है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली अपन समझ सकते हैं कि भाई ऐसा मीटर लगा होता है, उसमें जो कैलकुलेशंस होती है वो पावर की ही कैलकुलेशन होती है। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन में है किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर, है ना। विद्युत बल्ब के तंतु का मतलब क्या होता है, ये फिलामेंट, ये जो एलिमेंट जो दिख रहा है, जो चमक रहा होता है, इसको कहते हैं हम तंतु, है ना, फिलामेंट। 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होता है। भाई सब कुछ लिखना पड़ेगा। 0.5 एम्पियर मतलब I दे दिया 0.5 एम्पियर। विद्युत धारा 10 मिनट तक, मतलब टाइम दिया 10 मिनट, 10 मिनट। मुझे चाहिए कि इसमें भाई सेकेंड्स में ध्यान रखेंगे, तो 10 गुणे 60 यानी 600 सेकेंड। ठीक है, प्रवाहित होती है विद्युत परिपथ से प्रवाहित कुल आवेश का इलेक्ट्रॉनों के परिणाम ज्ञात किए, मतलब कुल आवेश कितने आवेश, N निकालना है। अभी जस्ट इसके पहले हमने कैसा क्वेश्चन किया, I इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई, तो Q/T, और Q क्या होता है, तो Q होता है NE/T। ये हो गया I। आपसे पूछा जा रहा है N, तो यहां से N का मान कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबके मान को रख दीजिए। I मतलब 0.5, I मतलब 0.5, इस N को निकालना है। E होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये घर से बोल रहा हूं मैं, आपको याद रख करके जाना भाई। 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है ये। अच्छा, अपॉन में T मतलब कितना, 600।
क्रॉस मल्टीप्लाई एंड आंसर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई एंड आंसर करेंगे तो क्या हो जाएगा n, है ना n, और इसको चाहे तो वैसे ही रख लेता हूं मैं, वो दोनों के ही परिमाण में बात कर रहा तो मैं ऐसा ही लिख रहा हूं n ही डिवाइड कर दूंगा, ऐसा कोई वो नहीं है। ये क्या हो जाएगा 600 इंटू 0.5, तो ये 6 पंजे 30 और 2 जीरो, एक डेसिमल इधर से पीछे शिफ्ट कर दिया, मतलब ne की संख्या कितनी है 300, ne की संख्या कितनी हो जाएगी 300, या कुछ यूं कहूं कि जो आवेश है, जो q है आवेश, उसकी संख्या कितनी है भाई 300 कूलम, ये इतने आवेश हो गए। ठीक है, चलिए, तो आई होप ये भी आपको समझ में आए। आगे बढ़ता हूं मैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 10। 10वें प्रश्न में कहा जा रहा है कि विद्युत शक्ति से तात्पर्य क्या है, मतलब विद्युत शक्ति को बताइए, इसका सूत्र I, मतलब पहला लिखना है अपने को विभवांतर, अगला हमको बात करना है धारा, अगला हमको बात करना है प्रतिरोध, विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में लिखे, मतलब कुल मिलाकर के आपसे यह कहा जा रहा है कि विद्युत शक्ति के सारे फॉर्मूलेस को निकाल दीजिए। तो विद्युत शक्ति क्या होता है भाई, तो विद्युत शक्ति हमने पढ़ा है VIP, ये बहुत बार रिपीट हो गई। अब बहुत बार रिपीटेशन के पीछे भी एक छोटा सा कारण है, क्या है भाई कि ये कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है, प्रश्न नहीं, कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं बार बार। क्यों रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि ये हम कर ही रहे हैं ना प्रीवियस ईयर, भाई जितनी बार आया जैसे जैसे आया उन सबको अपन चर्चा करें। तो P इक्वल्स टू IB, अब IV के लिए क्या करें भाई, तो हमें पता है I इक्वल्स टू क्या होता है भाई, I इक्वल्स टू अगर V के टर्म्स में अपन बात करें तो I इक्वल्स टू होता है V अपॉन R इंटू V, तो एक तो हो गया V स्क्वायर अपॉन R, मतलब मैं ये कह लू P इक्वल्स टू एक तो होता है IB, एक होता है I स्क्वायर R, एक होता है V स्क्वायर अपॉन R। यही तीनों के बारे में यहां पे बात की जा रही है और ये रहे हमारे तीनों के आंसर। अच्छा चलिए, तो आगे बढ़ता हूं मैं अपने, ये आखिरी आंसर आपको मिल चुका है। ठीक है, अब क्या करें भाई, तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो भाई अब अगला प्रश्न है हमारे पास, किसी वैद्युत बल्ब में 220 वोल्ट के जनित्र से 0.50 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो बल्ब की शक्ति क्या है, मतलब अपने को क्या कैलकुलेट करना, फिर से भाई पावर कैलकुलेट करना। भाई P इक्वल्स टू क्या होता है, सेम IV, गिवन क्या क्या है, तो ये तो दोनों ही मुझे गिवन है, बहुत ज्यादा लफड़ा इसके अंदर है नहीं। तो भाई I की जगह पे रख देते हैं 0.50 और V की जगह पे 220, 220 को मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो तो ऐसे ही रख लेते हैं भाई, है ना, 22 से करिए तो 22 से कितना हो जाएगा 110, ठीक, 2 जीरो के बाद डेसिमल, मतलब पावर कितना आ गया 110 वॉट। ये हो गया हमारा, निकल गया भैया इस बल्ब की शक्ति। बहुत ही आसान है भाई, ये इसमें कुछ भी करना ही नहीं था, सिंपल सॉर्टेड अपने को आंसर कैलकुलेट कर लिया। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न संख्या 12 की तरफ। तो इसमें कह रहे भाई 40 ओम प्रतिरोधक से 400 प्रति सेकंड 400 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा डेटा में जरूर काम है, 40 ओम गिवन है, मतलब ये प्रतिरोध हो गया भैया ये 40 ओम, लेकिन यहां पे जो दिया गया है, ये दिया गया है क्या प्रति सेकंड। प्रति सेकंड का मतलब अगर मैं ऐसा कुछ कहता हूं कि हीट अपॉन टाइम गिवन है ना, प्रति सेकंड का मतलब क्या, हीट अपॉन टाइम। हीट अपॉन टाइम क्या होता है जरा देखते हैं। हीट अपॉन टाइम जो होता है, अगर मैं लिखता हूं इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, तो मैं जरा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख के बता रहा हूं। हीट इक्वल्स टू क्या होता है, पावर इंटू टाइम। अब इस पावर के टाइम को इसके नीचे ले चलिए तो क्या मिलेगा आपको, पावर इज इक्वल्स टू हीट अपॉन टाइम, अर्थात यहां पे जो गिवन है जूल, मतलब ऊष्मा प्रति सेकंड, ऊष्मा प्रति सेकंड। भाई यहां पे बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि हो सकता है कल को यहां पे 1 सेकंड के लिए दिया था तब तो आसान था, अगर ये कहता 2 सेकंड में तो क्या करना पड़ता 400/2, लेकिन यहां पे नहीं दिया तो यहां तो बहुत ज्यादा लफड़ा नहीं है। अगर मान लीजिए गलती से भी आपने इसको पावर लिख दिया तो भी आपका आंसर सही आएगा, लेकिन सब्जेक्टिव में लिख रहे तो भैया स्टेप वाइज के नंबर कट जाएंगे, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे, इसको प्रॉपरली करके लाएंगे। तो पावर कितना आ गया भाई, ये आ गया 400 वॉट। ठीक है, ये कितना आ गया 400 वॉट। अब क्या कर दें, तो 400 वॉट मुझे मिल चुका है, तो यहां मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं, कॉमा पावर इज इक्वल्स टू 400 वॉट। मुझसे पूछा जा रहा है विभवांतर और धारा ज्ञात कीजिए, तो चलिए भैया हमारे पास जो फॉर्मूला उसको रख देते हैं। P इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास क्या, IV, P इक्वल्स टू IV। अब R के टर्म्स में कैलकुलेट करना है तो मुझे एक और फॉर्मूला पता है क्या, I स्क्वायर R, है ना, और एक फॉर्मूला पता है क्या भाई, तो V स्क्वायर अपॉन R। तो एक एक करके लगा लेते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं V स्क्वायर R को, तो क्या हो जाएगा
P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, इसमें कैलकुलेट करना है V और I। तो V चाहिए, अर्थात वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू P इंटू आर। अब रखिए भैया क्या हो जाएगा, तो 400 है ना, 400 इंटू आर की वैल्यू की बात करें तो ये कितना है, ये 40। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 4 गुणे 4 16,000। कितना हो गया, ये वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16,000। ठीक है, चलिए तो ये तो निकल जाएगा यहां से v। अब इसी प्रकार से निकालना है क्या मुझे i कैसे निकलेगा भाई, तो p इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू p अपॉन आर। अब p की वैल्यू कितनी आई है, तो p की वैल्यू आई है भाई 400। r कितना गिवन है, तो ये गिवन है 40। काट दीजिए, एक जीरो से ये कट गया, ये हो गया 10। मतलब आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 10। मतलब हमें दोनों i और v दोनों के मान मिल गए। अंडर रूट लगा देंगे भाई, तो उसके रूट वैल्यू भी हमको निकल करके मिल जाएगी। तो यहां तक हमने देख लिया अपने अति लघुत्तरीय प्रश्नों को, है ना। अति लघुत्तरीय प्रश्नों को हमने यहां से देख लिया। अब हम देखना चाहते हैं भाई लघुत्तरीय को। लघुत्तरीय का मतलब क्या, ये कंसीडर करेंगे 3 मार्क्स। ठीक है, तो 3 मार्क्स में हम किस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे, जरा उनकी भी चर्चा कर ले रहे हैं। तो भाई ये फिर से वही चीज है कि हम जब चर्चा कर ही रहे हैं पुराने वर्षों में आए हुए प्रश्न पत्रों की, तो उसके अकॉर्डिंगली ये 2019 में आया हुआ प्रश्न है और बहुत ही आसान है। आपको देख करके सिंपली वैल्यूज पुटअप करनी है और आंसर कैलकुलेट करना है। क्या भाई, निम्न चित्र में प्रतिरोधक R1, R2, R3, R4, R5 5 लगे हुए हैं सामने जो दिख रहा है उसमें, और 8 वोल्ट की बैटरी से इनको जोड़ दिया गया। ठीक, मतलब ये हो गया हमारा 8 वोल्ट। 15 R1 मतलब ये हो गया मेरा 15, R2 मतलब ये हो गया मेरा 10, R3 मतलब ये हो गया मेरा 30। अच्छा, R4 और R5 जो है ये 5 और 20 है ना। तो यहां पे लिख लेता हूं भाई, ये 5 है और ये 20 है। अब परिपथ में कुल प्रतिरोध और विद्युत धारा, तो पहले तो कुल प्रतिरोध की गणना कर लेते हैं। कुल प्रतिरोध निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो आपको यहां पर दिख रहा होगा 2 तरीके के सिस्टम्स। एक ये पूरे 3 कैसे हैं भाई, पैरेलल में, और ये दोनों भी हैं पैरेलल में। अगर इनको हल कर दूं और इनकी जगह पे एक एक प्रतिरोध लगाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा हमारा। ये ऊपर वाले 3 पैरेलल सॉल्व होकर के आ जाएंगे, ये जो राइट हैंड साइड में है ये दोनों सॉल्व होकर के आ जाएंगे, और यहां पे आपका वही जो की है लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है, एमीटर लगा हुआ है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो पहले तो इसको सॉल्व करके ले आते हैं। किसको भाई, तो देखते हैं, लिखते हैं यहां पे R1, R2 एंड R3। ये किस में लगे हैं, तो ये लगे हुए हैं समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है। अतः तुल्य प्रतिरोध, इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो निकलेगा कैसे, तो समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है कि 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। चलिए तो इन सबको रख देते हैं। 1 अपॉन R1, R1 मतलब कितना 15, R2 मतलब 10 और ये कितना 30। एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 30 है ना। तो 15 दूनी 30, 10 तिया 30 और 1 3 2 5 1 6/30, 6/30 मतलब कितना 5, मतलब 1/5। ये 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट यहां से क्या देखने को मिल जाएगा, तो आप कहेंगे भैया यहां से आर इक्विवेलेंट मिल गया 5, है ना। इसका क्या करेंगे, 1 अपॉन 5 जो आता है इसका व्युत्क्रम ले लेंगे। तो भाई ये हमारा हल होकर के आ गया। क्या निकल के आ गया भाई, तो ये मुझे निकल के मिल गया 5 ओम। ये पूरे को हटाएंगे और 1 लगाएंगे तो 5 ओम का लगेगा। वैसे ही आपको एक और दिख रहा है, मैं यहां पे दूसरे वाले को भी सॉल्व कर देता हूं कि R4 एंड R5 ये दोनों भी किसमें है, समांतर में। तो इनके लिए भी 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट कैसा निकलेगा, तो मैं इसमें तो सीधे फॉर्मूला लगा देता हूं, ऊपर गुणा नीचे जोड़, आर इक्विवेलेंट 4 गुणे 5 अपॉन 4 प्लस 5, है ना। यही दिया हुआ है, सॉरी 4 को दिया है 5 और ये 20, ठीक है। 4 ये हो जाएगा ये 5 गुणे 20 अपॉन 5 प्लस 20। तो 5 गुणे 20 मतलब 20 पंजे 100 और ये 25 25 चौके 100। तो ये आर इक्विवेलेंट कितना आ गया भैया 4।
तो चलिए इसको भी रख लेते हैं, ये हो गया 4 ओम। अब देखिए कितना आसान था, ये कितने वोल्ट की बैटरी, तो 8 वोल्ट की बैटरी। अब मुझसे पूछा जा रहा कुल प्रतिरोध, तो यहां पे कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो कुल प्रतिरोध हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में लगे हैं, तो कितना हो गया 5 + 4 बराबर 9 ओम। तो ये आंसर आ गया भाई हमारा कि यहां पे कुल प्रतिरोध जो है वो कितना हो गया 9 ओम। अब कुल विद्युत धारा की गणना करनी है, तो V इक्वल्स टू क्या होता है, V इक्वल्स टू होता है IR, V इक्वल्स टू IR, तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, तो I इज इक्वल्स टू V मतलब 8/9। ये हो गई हमारी धारा, इसमें से जो धारा निकलेगी वो कितने की निकलेगी 8/9 एम्पियर, कितने की 8/9 एम्पियर। तो भाई ये सॉल्व हो गई। आपको बस ये डायग्राम को सॉल्व करना होता है, जो सर्किटरी दी जाती है उसको रिजॉल्व करना होता है, दैट्स ऑल, इसके बाद ये बन जाता है। चलिए चाहे तो आप स्क्रीनशॉट रखिए, हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न संख्या 2 लघु उत्तरीय का। और ये जो है ये भी 19 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। क्या 2 प्रतिरोध 3 ओम तथा 5 ओम के हैं, है ना। 2 प्रतिरोध मतलब R1 की वैल्यू हो गई भैया 3 ओम और R2 की जो वैल्यू हो गई ये हो गई 5 ओम। इन्हें किसी सेल से जोड़ने पर कौन सा प्रतिरोध अधिक गर्म होगा, मतलब हीट किस में ज्यादा प्रोड्यूस होगी यदि इन्हें परस्पर श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में जोड़ा जाए। तो चलिए पहले एक एक करके निकाल लेते हैं। पहले इसको निकालते हैं किसमें भाई, श्रेणी क्रम में, है ना। पहले निकालते हैं श्रेणी क्रम में। तो पहले तो श्रेणी क्रम में हम बात कर लेते हैं कि जब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ूंगा, श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोधों को जोड़ा जाएगा तो यहां पर जो हीट प्रोड्यूस्ड है दोनों के अलोंग, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए पहला 3 और दूसरा कितना भाई 5, ठीक है। और इसके अलावा अपने को किसी भी तरीके की कुछ कैलकुलेशंस नहीं दी गई, मतलब कुछ भी वैल्यू नहीं दी गई है। तो क्या कर लें, तो श्रेणी क्रम में मुझे पता है कि जो I होता है वो कैसा होता है भाई, समान, और V जो होता है वो बटता है। तो इसमें H इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई, H इक्वल्स टू होता है हमारा P इंटू टी। P इंटू टी मतलब क्या है, VI इंटू टी। और अगर अपन बात करते हैं तो I को चेंज कर दे तो V² अपॉन RT, ठीक है। मतलब H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, V² के। H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, V² के। अब पोटेंशियल का ड्रॉप सीरीज में श्रेणी क्रम में किस पे ज्यादा होगा, तो आप कहेंगे भाई जिसका प्रतिरोध ज्यादा उस पे ज्यादा और जिसका प्रतिरोध कम उस पर कम, है ना। तो सीरीज में जब जोड़ेंगे तो कौन ज्यादा गर्म होगा, जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। उसी तरीके से जब आप पैरेलल की बात करते हैं, जब समांतर की, तो समांतर में क्या होता है भाई, तो समांतर में जो है V कांस्टेंट हो जाता है। तो यहां पे जो फॉर्मूला चलेगा वो क्या चलेगा, I² RT, क्या हो जाएगा I² RT। मतलब क्या हो गया यहां पे कि जिसमें धारा जो है ज्यादा जाएगी, जिसमें धारा ज्यादा जाएगी वो क्या होगा भाई, उसमें ज्यादा गर्मी मिलेगी, और जिसमें धारा कम जाएगी वहां पे उसमें कम प्रोड्यूस होगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न संख्या 3 के ऊपर। निम्नांकित परिपथ में ज्ञात कीजिए, जो ये परिपथ दिया हुआ है इसमें ज्ञात करना है क्या क्या चीज भाई। तो पहले तो तुल्य प्रतिरोध, फिर परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, और इसके साथ ही A और B बिंदुओं के बीच का विभवांतर, मतलब इन दोनों के अलोंग कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, टोटल में करंट कितना पास हो रहा है, और टोटल प्रतिरोध। तो पहले तो प्रतिरोध, पहले सबसे पहले A ऑप्शन को सॉल्व करते हैं, क्या भाई, तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध कैसे हल होगा, तो देखिए फिर से इसको एक सर्किट का रीड्रॉ करेंगे, और रीड्रॉ करने में क्या मिलेगा कि आपको ये लग गई 12 वोल्ट की बैटरी। यहां पे इन दोनों प्रतिरोधों को हल करके ये पॉइंट हो जाए A, ये पॉइंट हो जाए B, यहां पे मुझे इन दोनों को हल करके जो प्रतिरोध मिल जाए, ये किसमें लगे भाई, समांतर क्रम में। उसी प्रकार से यहां पे लगा दिया मैंने क्या भाई, की, और इसको जोड़ करके लाया, और यहां पे एक प्रतिरोध आ जाएगा, वो इन तीनों को रिप्लेस करके होगा। तो चलिए रिप्लेस करते हैं जरा वो राइट हैंड साइड वाले की हम बात कर लेते हैं। कौन सा भाई, तो हम लिखते हैं चूंकि 10 ओम और 40 ओम समांतर में है, किसमें है, समांतर क्रम में। तो जब ये दोनों समांतर क्रम में, तो ऊपर गुणा नीचे जोड़, तो R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 × 40 अपॉन 10 + 40।
तो ये कितना हो गया भाई ऊपर 400, है ना, 40 दाम में 400, और ये कितना हो गया 50, काट दीजिए तो ये कितना हो गया 8 ओम। तो मतलब यहां पे मेरे को एक वैल्यू मिलकर के आ गई, और ये हो गई ए बी की जगह पे कितना 8 ओम। ये कितनी हो गई 8 ओम, मतलब ये 10-40 रिजॉल्व होकर के 8 ओम। अब उसी प्रकार से हम इन तीनों को हल करते हैं। इसी में हमको पता है कि ये 30, 20 और 60, चूंकि 30, 20 और 60 ओम समांतर क्रम में है। किसमें भाई, समांतर क्रम में। अगर ये तीनों समांतर क्रम में है तो इसमें भी फॉर्मूला वही चलेगा, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। चलिए फॉर्मूले में रखिए तो आपको देखने को मिलेगा यहां पे कि 1/1/30, ये क्या है 1/30, 1/20, 1/60। तो 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। एलसीएम में यहां पे देखें तो 60 रख लेते हैं। 60 अगर हो गया तो 30 दूनी 60, 20 तिया 60, और 60 से एक बार में 60, 3 दूनी 5 और 1 6, 6/60। मतलब जो यहां पे 1/r इक्विवेलेंट निकल के आया वो आ गया 1/10। ये काट दीजिए 10, मतलब r इक्विवेलेंट निकल के आएगा वो कितना निकल के आया 10 ओम। यानी ये सब कुछ हल हो जाए, ये तीनों पैरेलल वाले अगर हटा करके एक प्रतिरोध से रिप्लेस करूं तो उसकी वैल्यू हो जाएगी भैया 10 ओम। अब क्या, अब तो हो गया पूरा काम, एक आंसर निकल गया हमारा। एक आंसर क्या, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो तुल्य प्रतिरोध इसका क्या हो जाएगा, तो तुल्य प्रतिरोध बराबर, ये इन दोनों प्रतिरोधों को क्या कर देंगे, अब ये किस में दिख रहे हैं, सीरीज में, है ना। तुल्य प्रतिरोध 8 ओम प्लस 10 ओम बराबर 18 ओम। ये हो गया भैया, एक आंसर मिल गया। अब किसका निकालूं, तो अब निकाल लेता हूं मैं यहीं पे बी का, कुल धारा क्या होती है भाई, तो V इज इक्वल्स टू होता है भैया IR, I इज इक्वल्स टू V/R। V की वैल्यू कितनी है 12, R की वैल्यू कितनी है, तो R की वैल्यू आ चुकी है हमारी 18। काट लेंगे तो ये 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, मतलब I जो आ गया वो आ गया 2/3, ठीक है, एम्पियर। अच्छा, अब इसके बाद पूछा जा रहा है ए व बी बिंदु के बीच का विभवांतर। यहां पे कुल कितना विभवांतर है ना। तो सी ऑप्शन की बात कर लेता हूं मैं, सी में भाई निकालना है ए बी के बीच में विभवांतर। तो विभवांतर क्या होता है, V इज इक्वल्स टू IR। तो चलिए I है 2/3, I जो आया है क्या है 2/3, और जो R है वो है 8। यहां पे जो R है वो क्या है 8। तो मतलब ये V इज इक्वल्स टू कितना आ गया 16/3 वोल्ट। ठीक है, मतलब ये पूरे आंसर्स हमको यहां पर भी मिल गए। कहने का मतलब सिंपली ये है कि जब भी आपको ऐसे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स दिखेंगे तो आप इस कॉम्बिनेशनल सर्किट को सबसे पहले रिजॉल्व करेंगे एक सिंगल में। जैसे यहां पे ये 3 समांतर में दिख रहे हैं, उनको पहले रिजॉल्व कर लिया, पहले उनको हल कर लिया, इसके बाद हमको पूरे आंसर्स मिल गए, है ना। चलिए आसान है भाई, बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4। बहुत ही मजेदार से क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास में, क्योंकि ये चैप्टर पूरी तरीके से न्यूमेरिकल्स बेस्ड है और क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अब इसी की अपन बात करते हैं 19-20, भाई दोनों सालों में लगातार आ गया, है ना। 19-20 में आ चुका है, 21 में आया नहीं, तो भैया हो सकता है कि अब आने वाले वर्षों में वो आता चला जाए, है ना। तो चलिए भाई क्या करें, तो देखिए 2 बल्बों जिनमें एक पर 100 वाट 220 वोल्ट, दूसरे पर 60 वोल्ट 220 वोल्ट लिखा है, को एक 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन से समांतर क्रम में जोड़ा गया। तो सप्लाई लाइन से निर्गत धारा, अच्छा पहले लिखना पड़ेगा भाई, लिखते हैं पहले बल्ब के लिए जो उसका P1 है वो है 100 वाट, और जो V लिखा हुआ है उस पे वो लिखा है 220 वोल्ट। उसी प्रकार से जो P2 है दूसरा, वो 60 वोल्ट की बल्ब है, और सप्लाई कितने पर हो सकती है 220 वोल्ट पर उसको सप्लाई दी जा सकती है। इन दोनों को उठा करके कह दिया गया कि भाई इनको समांतर क्रम में जोड़ दीजिए, मतलब 2 बल्ब इनको समांतर में जोड़ दीजिए, एक बल्ब इधर लगा है एक बल्ब इधर लगा है, इन दोनों को समांतर में जोड़ दिया। ये कितने का भाई, ये 60 वाट का लगा है, और ये इसको मान लेते भाई ये 100 वाट का लगा है, ठीक है। चलिए समांतर क्रम में जोड़ा गया, धारा से निर्गत, है ना, सप्लाई लाइन से निर्गत धारा,
ठीक, यहां से जो सप्लाई दी जा रही है ये दे दी गई कितनी 220 वोल्ट, ये 220 वोल्ट दी गई। ठीक है, तो इसमें से आई कैलकुलेट करनी, तो सबसे पहले तो हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई, इसमें हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा पावर को। चलिए तो निकाल लेते हैं भाई अलग अलग, क्योंकि R1 R2 तो हमें निकालना ही पड़ेगा। निकालते हैं R1 कैसे निकलेगा भाई, तो R1 को निकालने के लिए चूंकि पावर और 220 वोल्ट ये दो चीजें दी हुई है, तो हम जरा पहले लिख लेते हैं इसके ही लिए ही फॉर्मूला। P इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई, P इज इक्वल्स टू होता है हमारा V स्क्वायर अपॉन R। तो ये R इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा मुझे मिल जाएगा V स्क्वायर अपॉन P, मतलब R1 इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन P1। तो चलिए R1 की जगह पे मतलब V की जगह पे इसको रख लेते हैं, तो 220 गुणे 220 बटा में P मतलब क्या कह लेते हैं, P1 100 दिया हुआ है तो 100 कर लेते हैं। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गया, मतलब 22, अगर इसका करते हैं 22 गुणे 22 है ना, तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो ऐसा करके देख लीजिए 484 आना चाहिए वैसे, है ना, 484। ठीक है, ये इसका स्क्वायर होता है 22 का। चलिए तो क्या करें भाई, अब अगला क्या होना हमारा, तो अगला हमको निकालना है क्या R2, तो R2 भी सिमिलरली निकालेंगे। R2 कैसे निकाला जाएगा, तो सेम टू सेम 220 गुणे 220 V स्क्वायर अपॉन P2, P2 मतलब कितना भाई 60। तो इसको फिर से करिए, एक जीरो तो कट जाएगा, बाकी कुछ कटने जरा, अगर इसको करते हैं कैलकुलेट तो ये आपको देखने को मिलेगा 806.6 ओम। ये निकल गया हमारा क्या R1 और ये निकल गया हमारा क्या R2। अब मुझे क्या करना है, तो इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है ना, ये कितना भाई, ये 484 हो गया, ये 100 वाला 484, और ये हो गया हमारा 806.6। अब इनको पैरेलल में कनेक्ट किया, पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू ऊपर गुणा नीचे एडिशन, ऊपर कीजिए गुणा 806.6 गुणे 484 बटा 806.6 प्लस 484। अगर इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आपको देखने को मिल जाएगा 302.5। ठीक है, ये निकल गया हमारा R इक्विवेलेंट की वैल्यू। अब क्या करें, तो अब हमको निकालना है क्या फाइनल रिजल्ट, फाइनल आंसर। फाइनल आंसर मतलब क्या, मुझे निकालना I, क्या निकालना है भाई I। तो I क्या होती है, V इज इक्वल्स टू IR, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। तो V मतलब क्या 220 और R मतलब कितना आया 302.5। ठीक है, अब इसको भाई हो गया, दोनों आंसर्स आ गए, ये हो गया इतना एम्पियर की इसमें से धारा प्रवाहित हो जाएगी। इसमें से जो धारा निकालेंगे ये फाइनल रिजल्ट आ गया 0.6 एम्पियर करीब करीब। चलिए बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न संख्या 5 की तरफ। 5 में गिवन है 60 वोल्ट 220 वोल्ट तथा 100 वोल्ट 220 को अगर कनेक्ट किया है तो विद्युत धारा को कैलकुलेट करना है। ये भाई सेम क्वेश्चन है, हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक चालक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, यदि इस तार की लंबाई 2 गुना तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, चलिए हम एक काम कर लेते हैं, जो वैल्यू गिवन है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। पहले तो ये हमें गिवन है कि भाई R जो है वो 10 ओम का है, यदि इस तार की लंबाई को 2 गुना है ना, मतलब L बिकम्स 2L। अच्छा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को आधा, मतलब A बिकम्स A अपॉन 2। तो भैया सबसे पहला काम तो चलिए प्रतिरोध को छोड़ते, सबसे पहले तो हम इसको ही लिख लेते हैं। तो हमें पता है R इक्वल्स टू जो होता है वो होता है रो L अपॉन A। रो मतलब विशिष्ट प्रतिरोध, L मतलब लंबाई, A मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अच्छा भैया, तो अब क्या करने के लिए बोले, तो जो कह रहे हैं वो कर देते हैं। ये हो गया R, अब निकाल लेता हूं मैं R डैश। R डैश में क्या करूंगा कि ये जो जो कुछ इन्होंने कहा है वो सब रख देता हूं मैं। तो रो तो सेम हो जाएगा है ना, एक चालक मतलब वही चालक है, मैंने उसका विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो सेम है, मटेरियल सेम है, बस लंबाई को दोगुनी कर दी तो 2L हो गया, एरिया को हाफ कर दिया तो A अपॉन 2 हो गया। फाइनली आप देखेंगे तो रो 4 टाइम्स ऑफ L अपॉन A। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं कि R डैश बराबर 4 टाइम्स ऑफ रो L अपॉन A, तो भाई ये रो L अपॉन A को R लिख सकता हूं, यानी R डैश इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ R। मिल गया आपको आंसर। क्या आंसर होगा, तो R डैश बराबर जो नया प्रतिरोध होगा वो होगा 4 गुना इस R का। कितना, 4 गुना, तो 4 गुणे 10 40 हो गया भैया, मिल गया आंसर। आसान है। चलिए
बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, यह भी 2019 के क्वेश्चन था। 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न कहता है कि किसी तांबे के तार का व्यास, है ना। क्वेश्चन का पैटर्न देखिए भैया सेम है 2019 में ही, इसी पैटर्न पे। मतलब ऐसा भी नहीं कह सकते एक पैटर्न पे एक क्वेश्चन पूछ रहे तो दूसरा नहीं पूछेगा। ये सबसे बड़ी चीज है भाई आपके लिए कि क्या होता है ना कि हम ऐसा समझते हैं कि चलो ठीक है, इस क्वेश्चन में मतलब इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में ये वाला पोर्शन मेरे को बनता है, ये दूसरा वाला पोर्शन हम छोड़ के चले जाते हैं, तो पेपर में भैया एक ही किसी पोर्शन से आएगा ना, देख लेंगे अपन, अथवा में आएगा अपन कवर कर लेंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये देखिए 2019 में वो भी क्वेश्चन और ये भी, दोनों एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही था। तो किसी तांबे के तार का व्यास 0.5 mm का प्रतिरोधकता 1.6 × 10⁸ ओम मीटर है। तो अब देखिए एक चीज, व्यास दिया है, मतलब आपको जो गिवन है वैल्यू वो डी गिवन है 0.5, और ये जो गिवन है ये ओम मीटर, ये विशिष्ट प्रतिरोध है, ये रो है 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर, ये विशिष्ट प्रतिरोध है भाई। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई होती है ओम मीटर। 10 ओम प्रतिरोध का प्रतिरोधक बनाने के लिए, और आर की वैल्यू दी हुई है भैया 10 ओम, कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी? यदि इससे दोगुने व्यास के तार लें तो प्रतिरोध में क्या अंतर है? तो पहले तो अपन इसकी बात कर लेते भाई, एल निकाल लेते। ये अल्टीमेटली कहना चाहते हैं कि भैया आप एल बता दीजिए, और मुझे ए नहीं दिया लेकिन उसके लिए डायमीटर दिया हुआ है ना, उसके लिए क्या दिया हुआ है? डायमीटर दिया हुआ। तो भाई वृत्त की अगर बात करें क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है भाई? क्यों वृत्त का क्षेत्रफल ले रहे हैं? क्योंकि तार की बात करते हो, तार इसी तरीके से होता है भैया वृत्ताकार, है ना। अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल मतलब इसको काटेंगे तो जो अनुप्रस्थ बनेगा, मतलब ऐसा एक तार है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रही है। ये जो सेगमेंट है ये तो ये क्या है? वृत्त ही तो है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? तो कहेंगे आप πr²। लेकिन यहां पे आर तो दिया नहीं है, आर की जगह पे क्या दिया हुआ भाई? डी। आर की जगह पे क्या दिया? डी। डी मतलब व्यास। तो त्रिज्या बराबर क्या होता है? मैं इधर साइड में कर लेता हूं। त्रिज्या क्या होती है भाई? तो 2 इंटू त्रिज्या करेंगे तो मुझे मिलेगी क्या? डी। तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा भाई? d/2। मतलब यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं? पाई गुणे d/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, पाई गुणे d/2 का स्क्वायर, है ना। मतलब यहां से अगर देखा जाए तो ये मिल जाएगा मुझे पाई गुणे 0.5 इंटू 0.5 अपॉन, एक काम करता हूं मैं इसको मल्टीप्लाई ही कर देता हूं सीधे, 0.5 इंटू 0.5 25 मतलब क्या? 0.25 अपॉन 4 पाई। ये हमको मिल जाएगा क्या भाई? वृत्त का क्षेत्रफल। अब मेरे पास सब कुछ आ चुका है, ठीक है। तो कितने लंबे तार की एल की बात करनी है तो एल निकाल लेते हैं। तो चूंकि मुझे फॉर्मूला पता है, R = होता है भैया रो एल अपॉन ए, तो L = क्या होगा? तो रो एल = RA। अगर इसी फॉर्मूले से L की बात करूं तो हो जाएगा RA अपॉन रो। चलिए सब कुछ रख दिया जाए। R की जगह पे क्या रख दें? तो R की जगह पे 10। एरिया तो ये आ गया हमारा क्या? 0.25 इंटू 22/7 गुणे 4, है ना, उसको खोल दिया। और इसके साथ में भैया रो की वैल्यू गिवन है कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁸, है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁸। तो इसको क्या करेंगे भाई? तो इसको यहां से कर लेते हैं रिजॉल्व। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर मिलने हैं? तो देखिए एक काम करते हैं, यहां से इस डेसिमल को हटाते हैं, ऊपर एक 10, इस डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे 100, ठीक है। अब किससे क्या कटने वाला है? कुछ कटेगा पीटेगा तो काटे पीटे, और नहीं तो फिर भैया गुणा कर देते चुपचाप। तो एक काम करते हैं, गुणा करते हैं। 25 और 22 का गुणा करना है ना, 25 और 22 का। तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 5 और 25 दूनी 50 और 5 55, ठीक है। तो 25 अगर अपन यहां पे करते हैं, 25 दूनी 50 तो कितना आ जाएगा? 25 दूनी 50 मतलब 0 5, और 25 दूनी 50, 50 और 5 कितना हो जाएगा भाई? तो 25 और 50 हो गया 550 इंटू ये 10 और ये 10 मतलब ये हो गया भैया 100। या फिर यूं चाहे तो इसको उड़ा देते, ये 100 खत्म कर देते, है ना। जितना सिंप्लीफाइड रहेगा उतना अच्छी बात है भाई। तो ऊपर में तो कुछ नहीं बचा, अपॉन नीचे क्या क्या बच गया? तो नीचे बच गया 16, 4 और 7, है ना। तो 16 चौके 64,
64 और क्या कर ले 7, तो 7 चौका 28 और 6 7 42, 42 और 2 44, मतलब ये कितना हो गया भाई नीचे 448 गुणे 10 की पावर -8। अब इसको अगर हल करते हैं, अगर इसको 448 से 550 को, तो 1.2 समथिंग है ना, या 1.2 समथिंग ही लिख लेते हैं। ये 10 की पावर -8 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 की पावर +8, ठीक है, 10 की पावर +8, ये हो गई हमारी भाई वैल्यू। अब इसके बाद कह रहे हैं कि इससे दोगुने व्यास का तार लें तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा। तो भाई अब कहा जा रहा है कि आपको व्यास को क्या करना है, व्यास को कर देना है दोगुना, यानी d की जगह पे क्या लिखनी है 2d। तो 2d अगर यहां पे लिखेंगे, यहां पे अगर अपन कर देते हैं, इसी में मैं करके आपको दिखा देता हूं, यहां पे मैं कर दूंगा 2d, है ना, 2d डबल कर दिया इसका, तो भैया ये क्या मिलेगा भाई, तो आपको मिल जाएगा 2 का भी आपको क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर व्यास को डबल कर देंगे तो यहां पे इसको भी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारा प्रश्न है भाई, संलग्न वैद्युत परिपथ में ज्ञात कीजिए। ये जो एक परिपथ दिया हुआ है, इस परिपथ में कैलकुलेट करनी, क्या क्या कैलकुलेट करनी है, तो ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध, मतलब ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध, ये तो इसको अगर मैं रिजॉल्व कर देता हूं तो मुझे देखने को मिलता है कुछ ऐसा है सर्किट। ये बहुत ही सिंपल सर्किट है भाई, देखने में बड़ी अजीब लग रही है। देखिए मैं इसको ऐसा लिखता हूं, क्या दिक्कत है, ये हो गया और ये कंप्लीट हो गया, खत्म। क्या भाई, तो ये हमारा ए और ये हमारा पॉइंट बी, ये हो जाएगा हमारा 3 ओम, ये हमारा है 10 वोल्ट, ये हमारा 2 ओम और ये भी हमारा 2 ओम, यहां पे भी 2 ओम और ये भी हमारा 2 ओम, ठीक है। अब देखिए कितना आसान दिख रहा है। तो आपसे जो पहला सवाल पूछा जा रहा है, पहला मतलब ए सेक्शन में, ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध, ए और बी ये दोनों किस में लगे भाई, ये दोनों आपको दिख रहा है सीरीज में, तो 2 + 2 4 और ये 2 + 2 क्या है 4, मतलब 4 और 4 किस में लगे हैं पैरेलल में, है ना, 4 और 4 कैसे लगे हैं पैरेलल में, तो 4 4 पैरेलल में लगे हैं, तो पैरेलल में क्या होता है भाई, तो ऊपर गुणा नीचे एडिशन, यानी प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा 4 × 4 / 4 + 4। कैसे हो रहा है समझ में आया होगा। मैं इसको एक और बार कर लेता हूं मैं, तो ये दोनों दिख रहे हैं 2 + 2 इधर और 2 + 2 इधर, 4 और 4, तो क्या कर देंगे भाई, तो ये हो गया भाई 16/8, है ना, कितना आ गया 2 ओम, ठीक है। 4 4 का 2 ऐसे याद भी रख सकते हैं ना, चाचों के 16/4 + 4 है ना 8 2। अच्छा इसके बाद बात हो रही है बी, परिपथ में प्रवाहित धारा, इस पूरी परिपथ में धारा कितनी प्रवाहित हो रही, तो पूरी धारा के लिए परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या निकालना है, परिपथ का कुल प्रतिरोध। अब परिपथ का कुल प्रतिरोध अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये इसका अगला एक डायग्राम और फिर से रीड्रॉ कर देता हूं, ये 3 बना और ये यहां पे बन गया कितना भाई, तो 4 और 4 का 2 और ये हो गया 3 ओम, ये 2 ओम और ये हमारा 10 वोल्ट, ये 3 ओम 2 ओम और 10 वोल्ट, तो 3 और 2 किस में लगे हैं, तो दोनों सीरीज में, तो 3 + 2 कितना 5 ओम, और आपको 10 वोल्ट पर सप्लाई पे निकालनी क्या धारा, V = IR, I = आपको दिख रहा है V/R, तो V की वैल्यू आपको यहां पे देखने को मिल रही है, V की वैल्यू कितनी है, तो V की वैल्यू 10 है, और जो R है R कितनी आ गई 5, काट दीजिए कितना 2 एम्पियर, धारा कितनी आ गई भाई 2 एम्पियर। अच्छा अगला C, A और B के बीच में विभवांतर, है ना, A और B के बीच में विभवांतर, तो विभवांतर क्या होता है भाई, तो V = होता है, मैं लिख देता हूं पूरा, विभवांतर V = क्या होता है भाई, तो IR। अब आपको V निकालना, I आपको पता है इस सर्किट में कितनी प्रवाहित हो रही है, तो इस सर्किट में प्रवाहित हो रही है 2 एम्पियर, कितनी 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर ये हो गई, और R कितना है AB के अलोंग, है ना, AB के अलोंग, इन दोनों के अलोंग कितना है भाई, तो ये आपको दिखा हुआ है 2 ओम, है ना, ये है ना AB के अलोंग 2 ओम, तो 2 कितना हो गया 4 वोल्ट, कितना उस पर हो रही है 4 वोल्ट। अब अगला डी में पूछा जा रहा 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, तो 3 ओम के सिरों के बीच में कितना हो जाएगा, चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं ताकि हमारा क्रॉस चेक भी हो जाएगा आंसर। क्रॉस चेक कैसे भाई, तो देखिए V = IR, I की वैल्यू कितनी आ रही है, तो I की वैल्यू आपको पता है कि निकल के आई है हमारी कितनी
आई की जो वैल्यू है ये 2 एंपियर, और आर कितना है 3, तो 3 दूनी 6 वोल्ट। अब एक बात समझिए ना, ये जो पूरी सर्किटरी है यहां पे 6 वोल्ट, और ये दोनों कॉम्बिनेशन थी यहां पे। अगर इसके पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगाता हूं मैं यहां पे, तो इस पे अपने को 4 वोल्ट, 6 और 4 कितना 10, मतलब इस सर्किट में कितना वोल्ट दिया था 10 वोल्ट दिया था, वही 10 वोल्ट इन दोनों के अलॉन्ग क्या हो गई डिस्ट्रीब्यूट हो गई, ठीक है ना। जो 10 वोल्ट आपने दिया था वही सर्किट में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। और एक ऐसा नियम भी है भाई कि जितना भी सर्किट में हम क्या करेंगे विभवांतर अप्लाई करते हैं वही उनके प्रतिरोधों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बट जाता है। चलिए, तो ये हो गया भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्न परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए तथा सेल के सिरों के बीच वोल्टता ज्ञात कीजिए। मतलब जो सेल का जो सिरा है इसके बीच में आपको वोल्टता ज्ञात करनी है, और इसका क्या निकालना है, इसका हमको निकालना है भैया इसमें प्रतिरोध का मान। तो चलिए भैया शुरू कर लिया जाए। कैसे शुरू करेंगे, तो इसमें फिर से भाई वो रीड्रॉ वाली जो प्रोसेस चल रही है ना, वो रीड्रॉ वाली प्रोसेस के ऊपर ही चलेगा पूरा कार्यक्रम। कैसे भाई, तो सबसे पहले क्या होगा, मैं ऐसे सर्किट को सॉल्व करना, मतलब अब तक पहले तो हमने ट्रेडिशनली देख ही लिया, अब थोड़ा ट्रेडिशन से हटते हैं भाई, है ना। सिर्फ डायग्राम देख करके कैसे हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा उसके ऊपर भी चर्चा कर ली जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इसको डिटैच कर दीजिए, मतलब यहां से इसको सर्किट को विलगित कर दीजिए, अलग कर दीजिए। जब भी ऐसे सर्किट दिखती है हमेशा आपको राइट हैंड साइड से सॉल्व करना है। किधर सॉल्व करना है भाई, दाहिने तरफ से। और दाहिने तरफ में जो कॉम्बिनेशन जहां से करंट बट गया उसको हटा दीजिए। आपको सीरीज और पैरेलल कैसे पता करना है वो समझाता हूं मैं। ये 12 वोल्ट की बैटरी है, इसमें प्रतिरोध कितना भाई 0.5 ओम, जो स्मॉल आर लिखा हुआ है इसका मतलब इस बैटरी की आंतरिक प्रतिरोध है। ये क्या है, इस बैटरी की आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। तो दूसरे वाले का जो आंसर है सिरों के बीच में वोल्टता निकालने की, ये तो सीधे यही इसी से निकल जाएगा 12/0.5, ठीक है। ये सीधे निकल जाएगा भाई आंतरिक प्रतिरोध से, ठीक। चलिए अब आगे की तरफ हम बात करते हैं। तो आगे की तरफ हमको देखने को मिलता है कि भाई यहां से एक आई करंट निकला। करंट का मतलब समझा करेंगे हम क्या, पानी। करंट का क्या मतलब है भाई, पानी। और ये तार मतलब पाइप, तार का मतलब क्या, पाइप। अच्छा एक बात बताइए ना, इसमें से पानी चला, ये पानी आया है ना, यहां पानी आया। अब ये पानी को चलने के 2 रास्ते, तो ये पानी बटेगा या फिर सिर्फ सीधे सीधे चला जाएगा। तो आप कहेंगे नहीं भैया ये जो आई है ये बट जाएगा, यहां I1 चला जाएगा और यहां I2, पानी बट जाएगा ना दोनों में। फिर आगे बढ़ता हूं मैं, यहां पहुंचे, यहां पहुंचने के बाद फिर से दिख रहा है एक रास्ता इधर है किधर, तो ये I1 बट गया I3, और इधर लिख लेता हूं मैं I4 में। कौन बट गया भाई, I1 बट गया I3 और I4 में। तो जहां जहां से बंट गया वो सब पैरेलल में। और देखिए ये I3 इसमें भी गया, और यही I3 आने का रास्ता यहां पर भी है, यही I3 यहां पर भी आएगा, यही I3 यहां आएगा, और ये ऊपर से I4 आ गया। अब यहां से क्या मिलेगा, तो I3 प्लस I4 क्या था I1, ये I1, यहां से क्या आ रहा है भाई I2, तो I1 और I2 दोनों मिलकर के क्या बन गए, ये I। वापस इस बैटरी से जो I निकला था वही I चला जाएगा। मतलब ऐसे 2 प्रतिरोध जिसमें समान धारा चल रही है वो दोनों सीरीज में हैं। जैसे ये 2 ओम और ये 3 ओम, ये दोनों में I3 चल रहा है, मतलब ये सीरीज में। लेकिन ये I3 के साथ में I4 वाला पैरेलल, मतलब क्या 3 और ये 10 कैसे हो जाएंगे, पैरेलल। उसी प्रकार ये पूरी कॉम्बिनेशन इस 10 के साथ कैसी है, पैरेलल, ठीक है। तो सीरीज और पैरेलल समझने का सबसे बढ़िया तरीका है भैया, करंट को बांटिए। करंट को, पानी को लेके चलिए, पानी बट गया और जहां आकर के मिल गया वो दोनों सर्किट हो गई पैरेलल में। और अगर सेम पानी दोनों में से चलेगा तो दोनों हो गई सीरीज में। हो गई भैया बात खत्म। यहां पे शुरू कर लेते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कहता है भैया सबसे पहले क्या, 3 और 2 सीरीज में है, तो अगर मैं यहां पे एक प्रतिरोध लगाता हूं तो इस प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 ओम। कितना हो जाएगा, 5 ओम। अब 5 और 10 किस में हो जाएंगे भाई, पैरेलल में। तो 5 और 10 जब पैरेलल हो जाएंगे तो इनको हल करेंगे। तो एक काम करते हैं, हम जरा सॉल्व करना शुरू करते हैं। कैसे सॉल्व करें भाई, तो सबसे पहले मैं लिखता हूं 2 ओम एंड 3 ओम, ये दोनों किस में है, ये दोनों सीरीज में है, इन सीरीज। अब जब ये सीरीज में है, समांतर में है, सॉरी श्रेणी क्रम में है, तो ये कितना हो जाएंगे, तो ये R इक्विवेलेंट हो गया भैया हमारा 5 ओम। अब ये 5 ओम तथा 10 ओम, कौन सा वाला 10 ओम, ये वाला 10 ओम,
ये दोनों किस में हो गए? ये दोनों हो गए किसमें? समांतर में। तो ये दोनों अगर समांतर में हो गए तो समांतर का फॉर्मूला क्या होता है भाई? तो समांतर का फॉर्मूला आपको बताया कि ऊपर गुणा नीचे जोड़। तो ऊपर गुणा कर दीजिए, मतलब 10 गुणे 5 बटा 10 प्लस 5, मतलब ये हो गया 50 बटा 15, है ना। अगर चाहे तो इसको हल ही कर लेते भाई, 15, अच्छा छोड़िए देखते हैं, अगर मान लीजिए कैंसिल आउट नहीं होगा तो कर लेंगे डेसिमल में, अगर हो जाएगा तो फिर कोई बात ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते भाई। अब यहां तक की बात खत्म हो चुकी है ना, यहां तक की बात जो है ये खत्म हो चुकी। अब ये जो वैल्यू आई है, ये इन पूरे सर्किट के बदले यहां पे ये और ये दोनों भी एक दूसरे के साथ कैसे हैं? पैरेलल में। तो मतलब क्या लिख दूं मैं लिख देता हूं यहां पे कि भैया ये जो नया आया है, मतलब पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये 15 नहीं 50 है ना, 50 बटे 15 और 10 ओम, ये भी दोनों किस में है भाई? तो ये भी दोनों समांतर में है ना, यहां पे जो आया और ये दोनों समांतर। अब समांतर हो गया तो क्या करे भाई? फिर से भाई ऊपर गुणा नीचे जोड़। तो भैया इस बार तो करनी ही पड़ेगी, एक काम करते इसको काटते। तो ये 15 तिया 45 है ना, 15 तिया 45, 45 कट गया, ऊपर से 5 आया, डेसिमल लगाते 50, तो 3 3 ऐसा चलता जाएगा। तो यहां पे इन दोनों को जोड़ देते भाई, 3.33। अब करिए ऊपर गुणा नीचे जोड़, तो कितना हो जाएगा? 3.33 इंटू 10 अपॉन 3.33 प्लस 10। ऊपर गुणा करेंगे तो एक डिजिट चला जाएगा, मतलब 33.3 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा भाई? तो ये आ जाएगा 10 और 3 13, 13.3 है ना, सिंगल डिजिट में ले तो 13.3 है ना। तो ये अगर चाहे तो कटा भी सकते हैं, कटा ही देते हैं इसको। तो अगर इससे कटाते हैं 133 से इसको हटा देते हैं, तो 133 से 333 को कटाना है ना। तो ये 2.4 के करीब हम इसको मान लेते, 2.4। ये 2.4 इस 10 के बदले आ गया है ना, मतलब इन दोनों का सर्किट का कॉम्बिनेशन। अब यहां पे आ गया, अब ये 2.4 प्लस 1, 2.4 के लगभग मेरे हिसाब से 2.5 आएगा, ये 2.5। तो 2.5 ये आ गया, ये 1 है और ये 0.5 है ना। तो कुल प्रतिरोध, अगला पॉइंट कुल प्रतिरोध। तो अब देखेंगे तो ये जो आखिरी में कुल प्रतिरोध आ रहा है, ये सब सीरीज में आ गए। कितना? 0.5 और 2.5, कितना? 0.5 प्लस 2.5 प्लस 1। अगर इनको जोड़ेंगे 2.5 और 0.5 कितना हो जाएगा? 3 और 1 4, ये आ गया 4 ओम। V कितने के बने? अतः कुल धारा है ना, कुल धारा प्रवाहित होने वाली धारा, कुल धारा क्या होता है भाई? V इक्वल्स टू आई आर। तो I इक्वल्स टू V अपॉन आर। V की वैल्यू कितनी है? 12, R की वैल्यू कितनी? 4, 4 से काट दीजिए 3 एम्पियर। कितनी? 3 एम्पियर। और एक क्वेश्चन था यहां पे, एक तो क्वेश्चन ये था, एक क्वेश्चन और था यहां पे। वो क्वेश्चन ये था कि सिरों के बीच में वोल्टता, मतलब वो इंटरनल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे भाई। सिरों के बीच में वोल्टता का मतलब होता है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल ये क्या होता है भाई? तो ये विद्युत वाहक जो बल होती है वो होती है क्या? E अपॉन, है ना, कुल विद्युत वाहक बल मुझे निकालना है एक्चुअली। तो ये कैसे निकलेगा भाई? तो कुल विद्युत वाहक बल के लिए देखिए EMF इक्वल्स टू, या फिर मैं धारा इक्वल्स टू लिख करके ले आ देता हूं आपको। धारा इज इक्वल्स टू क्या होता था? EMF अपॉन R प्लस R, है ना। कुल धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल अपॉन आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध। तो अब मुझे E चाहिए, तो E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? I इंटू R प्लस R। चलिए कर देते। I की वैल्यू कितनी भाई? तो I की वैल्यू निकल गई 3 एम्पियर इंटू R प्लस R। तो ये कुल आंतरिक प्लस बाह्य संपूर्ण रूप से कर रखा है ये 4। तो ये क्या हो गया? 4 तिहाई 12। ठीक है, चलिए तो भाई ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट। क्या? ये 9वां क्वेश्चन। अब करते हैं बात भाई आगे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में हमको बहुत ही छोटे छोटे से क्वेश्चंस गिवन है और ये पूरे 4 क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, तो भाई देख लेते हैं क्या है। तो 100 वॉट, तो सॉरी 1000 वॉट, 1000 वॉट, तो ये किसकी वैल्यू हो गई भाई? पावर की होगी। क्लियर है ना? जैसे ही वॉट दिखता है हम क्या समझ लेते भैया? ये पावर है ना। तो पावर हो गई हमारी 1000 वॉट।
हीटर को 250 वोल्ट के विद्युत मेंस से जोड़ा जाता है ना। मतलब अपने को क्या मिल गया भाई, वोल्ट मिल गई 250। ठीक है, अब गणना कीजिए, पहले तो गणना कीजिए धारा, दूसरे में गणना कीजिए भाई प्रतिरोध, ठीक है, तीसरे में पर मिनट, है ना, उष्मीय ऊर्जा। तो चलिए V और P गिवन है, तो पहले तो R की गणना कर ली जाए इससे। ठीक है, पहले किसकी, R की। पहले सेकंड निकाल लेते हैं, या फिर चलिए लाइन से ही निकालते हैं। चलिए फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट क्या होता है भाई, पावर VIP के पास होता है, P इक्वल्स टू I इंटू वी। तो P कितना भाई 1000, I मुझे कैलकुलेट करनी है विद्युत धारा, और V कितना भाई, तो 250। तो I इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल जाएगा, 1000/250। काट दीजिए तो मेरे हिसाब से 4 बार में कट गई। I इक्वल्स टू 4 एम्पियर, पहला आंसर आ गया भैया 4 एम्पियर। अच्छा, दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में कह रहा है कि भाई प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो चलिए P इज इक्वल्स टू होता है भैया I²R। तो R इज इक्वल्स टू क्या देखने को मिल जाएगा, P अपॉन I²। अब कहेंगे P की कितनी वैल्यू, तो P की वैल्यू तो 1000 दी हुई है, तो 1000 अपॉन 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो मतलब ये क्या आ गया, R इज इक्वल्स टू 1000/16, R इक्वल्स टू 1000/16। ठीक है, तीसरे की बात करते हैं। तीसरा जो है ये ओम, तीसरा जो है हीटर में प्रति मिनट उत्पन्न उष्मीय ऊर्जा, है ना, प्रति मिनट उत्पन्न उष्मीय ऊर्जा। तो H इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई, H इक्वल्स टू होता है पावर इंटू टाइम, है ना। तो पावर कितना है भाई 1000, और कह रहा प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में कितना 60 सेकंड, तो कर दीजिए 60। मतलब H इज इक्वल्स टू कितना, 6 पर 3 और 1 4 0, तो 3 4 0। ठीक है, ये हो गई इतनी जूल। अगर अपन चाहे तो इसको लिख सकते हैं H इज इक्वल्स टू 60 किलो जूल। अच्छा, चौथा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चौथे क्वेश्चन में बात हो रही हीटर को 2 घंटे उपयोग में लाने पर किलोवाट घंटा में व्यय ऊर्जा, है ना। 2 घंटे तक इसको उपयोग में लाया गया है, तो किलोवाट आर में अपने को व्यक्त करनी है। तो किलोवाट आर का मतलब क्या होता है भाई, तो 2 घंटे इस्तेमाल में लाया, ठीक, और 1000 वॉट का था। ठीक है, 1000 वॉट का था, 2 घंटे इस्तेमाल हुआ, तो 1000 वॉट मतलब क्या, 1 किलोवाट इंटू 2 घंटे उपयोग में लाया भाई, इंटू 2, मतलब कितना हो जाएगा 2 किलोवाट आर। कितना, 2 किलोवाट आर। इसी को अगर अपन देखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, 2 यूनिट। ये कितना इस्तेमाल हुआ भाई, 2 यूनिट। ठीक है, यही हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आता है भाई, ये बिल्कुल इसी कैलकुलेशन पे। तो चलिए यहां तक हमारा 10वां प्रश्न भी हो गया, और कुछ यूं कहूं तो भाई ये हमारा जो है ये लघुत्तरीय का भी पोर्शन हमारा हो गया खत्म। अब हम बात कर लेते हैं अपने दीर्घोत्तरीय में। तो दीर्घोत्तरीय में फिर से दोहरा दूं कि दीर्घोत्तरीय फिर से कुछ नया, कुछ न्यू, कुछ नहीं आने वाला भाई। ये जो लघुत्तरीय में हम लोगों ने चर्चा कर रखा है उसी चीज को असेंबल किया जाएगा और एक बड़ा क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। जनरली ये देखा गया है कि 7 नंबर का हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो है 2019 का क्वेश्चन है, 7 नंबर में जो इस चैप्टर से पूछा गया था वो ये था भैया ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक परिपथ आरेख बनाते हुए धारा व विभव के बीच में आरेख दिखाइए, अथवा ओम का नियम क्या है बस बताइए, है ना। मतलब 2 क्वेश्चन रहता ना ऊपर नीचे में, तो भाई पूरी तरीके से कहने का मतलब ये हुआ कि ये सेम क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछा जा सकता है, या तो सीधे ओम का नियम क्या है, या फिर आपको स्प्लिट अप आ गया। कैसा भाई, ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक परिपथ, धारा और विभव के बीच में आरेख। अब इससे क्या फायदा होगा, तो मैंने आपसे कहा ना कि यहां पे हमारे बोर्ड वाले बड़े ही चालाक हैं भाई। क्या कहना चाहते हैं, तो वो ये कहते हैं कि बच्चा एक जनरल आंसर लिख करके चला आएगा, है ना, बस ऐसी बत्ती दे करके फॉर्मेलिटी पूरा करके अपन चले आते हैं। ओम का नियम बोला तो भैया ओम ये थे वो थे, ऐसा था वैसा था, कर आकर के लेके चले। ना तो उसमें एक ग्राफ बनाया, ना उसमें कहीं फॉर्मूला लिखा, ना उसमें यह समझाया कि प्रतिरोध क्या है, निर्भरता कैसे, तो कुछ भी नहीं बताया। एक ओवरऑल वैल्यू दिया है और अपन एक्सपेक्ट कर भैया 7 में से 7 मिल जाए। तो फिर क्या होता है भाई, टीचर कहता है भैया अनसेटिस्फाइड, है ना, आंसर सेटिस्फैक्टरी नहीं है। तो उसी वजह से यहां पे क्या कर दिया गया कि भाई उसका दूसरा तरीका बनाया। बोले काम करो ना भाई, थोड़ी सी पारदर्शिता बरतिए। शिक्षक ने कह दिया कि भैया हमको नहीं समझ में आया कि बच्चों ने पूरा आंसर लिखा है, तो भाई
हमारे जो शिक्षाविद हैं उनने कहा कि भैया ठीक है ना, तो आप जो प्रश्न पूछते हैं वो प्रश्न पत्र का तरीका बदलिए आप, है ना, क्योंकि बच्चे को हमारे सब आता है, और जब हमारे बच्चे को सब आता है तो आपके पूछने का तरीका कैसा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप उसको पॉइंट आउट करके दे दीजिए कि भैया ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ। ठीक है, उससे क्या फायदा हो गया कि अब मुझे इसका आंसर लिखना है इन 3 बिंदुओं के आधार पे, और एग्जामिनर को भी अगर ये तीनों बिंदु मुझे आंसर शीट में दिख रहे हैं तो मतलब वो सही है। तो ओम का नियम क्या था भाई? तो ओम ने ये कहा था कि अगर किसी बंद परिपथ में, अगर किसी बंद परिपथ में अगर हम बात करते हैं, कुछ इस प्रकार से हम बात कर लेते हैं कि अगर ये एक बंद परिपथ है, ये है हमारा एक पूरा बंद परिपथ, इस बंद परिपथ में अगर मैं विद्युत धारा प्रवाहित करता हूं तब जो विभवांतर होता है वो समानुपाती होता है विद्युत धारा के। विद्युत परिपथ में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत धारा जो है वो विभवांतर जो है वो विद्युत धारा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है, समानुपाती हो जाती है। तो चलिए भी एक बार देख लेते हैं हम कैसे स्टेटमेंट। तो इसके अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, जो परिच्छेद है ना, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, ताप व पदार्थ, ये सब निश्चित हो जाए। क्यों भैया? क्योंकि ये लोग है ना उसके रेजिस्टेंस को प्रभावित कर, जो प्रतिरोधकता है उसको प्रभावित कर देते। जो नियम है ये एक कंडीशनली प्रूवन है। कंडीशनली प्रूवन का मतलब कि भैया ये सब चेंज नहीं कर सकते। लंबाई किसकी? तार की। जो प्रतिरोध है उसकी लंबाई नहीं चेंज कर सकते, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल नहीं। चालक का पदार्थ मतलब जिस मटेरियल से बना, पता चले कि भाई आधे एक्सपेरिमेंट में कॉपर वायर और आधे एक्सपेरिमेंट में दूसरे लेंथ की कॉपर वायर, या फिर दूसरे में एल्यूमिनियम का वायर, तो ऐसा नहीं करेंगे। और टेम्परेचर, भाई टेम्परेचर भी कांस्टेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लोग चेंज कर देते हैं इसमें, इसलिए कांस्टेंट कर दिया। अपरिवर्तित रहे तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब क्या भाई? विभवांतर समानुपाती विद्युत धारा, समानुपाती विद्युत धारा। ठीक है, विभवांतर समानुपाती विद्युत धारा मतलब V इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है भाई? RI। ये जो R है ये R कहलाता है क्या? प्रतिरोध। ये क्या कहलाता है? प्रतिरोध। अब प्रतिरोध क्या होता है भाई? तो ये धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट है। प्रतिरोध क्या होता है? धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट, या यूं कहें कि धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो भाई इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करना था, तो ये कर दिया हमने एक ग्राफ प्लॉट। ये क्या है? धारा, और यहां पे हमने लगा दिया क्या भाई? विभवांतर। तो यहां पे हम देख रहे हैं ये क्या मिल रहा है मुझे? प्रतिरोध। जो मुझे मिल रहा है ग्राफ प्रतिरोध स्ट्रेट लाइन की। सबसे पहली क्वेश्चन हमारी इस सीरीज की थी भैया, है ना, ये जो सीधी रेखा में सरल रेखा मुझे मिल रही है क्या होगी? प्रतिरोध। तो ये हो गया हमारा नियम, ये हो गया हमारा ग्राफ। इसके लिए ये हमारा फॉर्मूला है कि भैया वो कांस्टेंट रह जाएगा, और ये है उसका क्या? सर्किट। ये ग्राफ, ये उसके लिए सर्किट। चलिए भाई, तो ये सर्किट के बीच में डिटेलिंग्स भी गिवन है कि भाई सर्किट्स किस तरीके से हम फॉर्म करेंगे। हम आते हैं अपने प्रश्न संख्या 2 पर। दूसरा प्रश्न है, समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, संयोजनों के निष्कर्ष निकालिए। है ना, समांतर में जुड़े हैं 3 प्रतिरोध और इनके लिए क्या करना है भाई? हमें कैलकुलेशंस बनानी है। मतलब हमको कैलकुलेट करना है कि समांतर क्रम में जो जुड़े प्रतिरोध होते हैं उनका जो तुल्य प्रतिरोध है वो क्या निकलेगा। तो भाई बहुत ही आसान है। इसके लिए मैं इसके लिए कैलकुलेशन करके आपको सिखा देता हूं। आपको ये R1, R2, R3 गिवन है। ठीक है, तो भाई यहां पे आपने को एक चीज समझनी है कि जो बटता है उसकी इक्वेशन लिखी जाती है। भाई ये क्या है? समांतर में है ना, ये I गया, देखिए यहां से I1, I2, I3 3 में बट गया, तो जो बटता है उसकी इक्वेशन लिखी जाती है। तो बटा कौन भाई? तो देखिए I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब चूंकि हमको पता है ओम के नियम से V इज इक्वल्स टू IR, तो I इज इक्वल्स टू क्या होता है? V अपॉन R। I इक्वल्स टू V अपॉन R। तो समांतर में दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है, जो वोल्टमीटर यहां पर लगाएंगे, ये सेम होता है। पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, ये याद रख लेंगे। पीपी पैरेलल में पोटेंशियल सेम, और सीरीज में करंट। कारण क्या होता है भाई? सीरीज कॉम्बिनेशन में मान लीजिए अगर इस तरीके से है, तो आप मुझे बताइए, मैंने अभी बोला था कि विद्युत धारा मतलब पानी, इस पानी को चलने के लिए एक ही रास्ता है ना, वो R1 में से भी चल के जाएगा, R2 में से भी।
लेकिन सब समांतर में जुड़ेगा तो भैया इसके पास 3 रास्ते हैं चल के जाने का, ये देखिए। तो इसमें करंट बट गया तो इसमें करंट सेम। अब एक बात होती है, इसमें करंट सेम हो गया तो बटे कौन, V1, और यहां पे हो जाएगा V2। भाई 3 लोग हैं ना VIR, कौन कौन है, ओम के नियम से VIR। अब VIR में से कोई एक कांस्टेंट रहेगा, 2 बटेंगे, तो सीरीज में I कांस्टेंट और V और R बट जाते हैं। और पैरेलल में बात करेंगे तो वहां पे V कांस्टेंट हो जाता है और ये जो I और R है ये दोनों बट जाते हैं। अब क्या करें भाई, तो ये बात हमको समझ में आ चुकी है, तो इसी के अकॉर्डिंगली हम यहां पे एक इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या कि I इक्वल्स टू V अपॉन R। तो मुझे बताइए I1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R1, और I2 इज इक्वल्स टू V अपॉन R2। क्यों भैया V1 अपॉन R1 क्यों नहीं, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, PP पोटेंशियल सेम पैरेलल में। तो चलिए भैया रखिए यहां पे I की जगह पे क्या लिख दूं, V अपॉन R, I1 की जगह पे V अपॉन R1, I2 की जगह पे V अपॉन R2, R3 की जगह पे V अपॉन R3। V दिख रहा है आपको ऊपर, कॉमन हो गया, तो उठाइए चलिए कॉमन, V अपॉन R इज इक्वल्स टू V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये V से V दोनों तरफ कैंसिल, मिला क्या, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये मिला भैया हमको R इक्विवेलेंट, तुल्य प्रतिरोध। मतलब इन तीनों प्रतिरोध का हटा के अगर एक प्रतिरोध लगाऊंगा तो उसका मान ये होगा। तो भैया समझ में आया होगा कि ये जो है जो पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसमें हम कह रहे हैं कि भैया विभवांतर कैसा रहता है, हमेशा ही समान, और प्रतिरोध का मान तो ये रहा। चलिए भाई ये स्क्रीनशॉट रख लीजिए, हम करेंगे चर्चा आगे में कि भैया इसको कैसे कैलकुलेट किया। तो जो हमने उसको शॉर्ट में निकाला था वही है, आप ध्यान से देख लीजिए यहां पे कि I1 I2 I3 की वैल्यू निकाली, I1 प्लस I2 प्लस I3, V अपॉन R1 V अपॉन R2 V अपॉन R3। ठीक है, इसके बाद क्या किया भाई, तो इसके बाद उठा करके V को कॉमन कर दिया और दोनों तरफ से उसको कैंसिल कर दिया, मतलब 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R3। आसान है भाई। चलिए तो निष्कर्ष पे देख लेते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या निकला। तो निष्कर्ष ये निकला कि समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के बराबर होता है। मतलब क्या, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 का बराबर होता है। अब निष्कर्ष की बात करते हैं। समांतर क्रम में संयोजित सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर समान होता है। भाई पैरेलल में पोटेंशियल समान होता है, बिल्कुल घोट जाइए इसको। और समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों में प्रवाहित धाराएं उनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो चलिए यहां से हमको समझ में आ गया कि भैया धारा किस तरीके, तो धारा बट रही है ना। चलिए, और विभव कैसा रहा है भैया, समान रह रहा है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसको चर्चा हमने कर ली, कौन से चैप्टर की भाई, विद्युत की। विद्युत के पुराने वर्षों में पूछे गए सभी प्रकार के प्रश्नों को हमने देख लिया है। तो अब और चैप्टर्स और चीजों की तैयारी के लिए हमको क्या करना है भाई, तो हमको अपने सर्च बॉक्स में जाना है और वहां पर डालना है क्या, magnetbrains.com। इस तरीके का पेज आपके पास ओपन हो जाएगा जहां पे आपको लाइव सेशंस एंड ऑल सब कुछ दिखता रहता है। सारे अपडेट्स यहां पे मिलते हैं आपको फ्रंट पेज पर ही। इसके साथ में यहां पे आपके सेक्शंस बने हुए हैं, आप अपने सेक्शन वाइज अगर जाते हैं, लाइक आप सीबीएसई स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम से हैं तो आप यहां से जा सकते हैं, ओलंपियाड एनटीएससी सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से, जिस भी सेगमेंट से आप हैं उसको आप टैप कीजिए, आपके सामने इस तरीके की पेज ओपन हो जाएगी। इस पेज पे आप जिस भी क्लास के लिए हैं, सपोज आप 10th क्लास के लिए हैं तो क्लास 10th पे क्लिक कीजिए, 9th के लिए 9th पे क्लिक कीजिए, आपको इस तरीके से आपके सारे सब्जेक्ट्स दिखेंगे, जिसमें वॉच नाउ का क्लिक करते के साथ ही आपको ये पूरे पेजेस स्पेसिफिकली खुल जाएंगे, जिसमें आपको लगातार मतलब जो भी चैप्टर्स आपके हैं वो सारे चैप्टर्स आपको शो होते रहेंगे। आप जिस भी चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं उसको टैप कीजिए, टैप करने के बाद में आपके सामने इस तरीके से वीडियो ओपन हो जाएगा और आप इसमें कहीं पर भी बीच में वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, सब कुछ पूरी आजादी है भाई हमारे साथ में। तो आपको हमारे साथ में इसी प्रकार से बने रहना है और सारे चैप्टर्स के सभी वीडियोस को देखते रहना है, क्योंकि हमको अपने पेपर में मैक्सिमम मार्क्स गेन करने हैं भाई। तो अभी के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स लेकर के आया है आपके लिए 100% फ्री एजुकेशन।
वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ में और एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ में। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, हम मिलेंगे अपने अगले सेगमेंट में अगले कुछ क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।